भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी राज्य म्यांमार के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। म्यांमार के बारे में जानेंगे, म्यांमार का मानचित्र भी देखेंगे और हमारी कोशिश ये है कि हम भारत के सारे पड़ोसी देशों के साथ साथ विश्व के जितने भी देश हैं सभी देशों के बारे में अध्ययन करें। अभी तक हमने बहुत सारे देश पढ़ लिए हैं, आगे हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी देश बचने ना पाए। ठीक है, तो अभी पहले पड़ोस को पहले ही प्राथमिकता दे रहे हैं हम लोग। लास्ट सेशन हमने जो किया था वो बांग्लादेश का किया था, उसके पहले मैंने पाकिस्तान आपको करवाया था, चाइना करवाया था। आज हम म्यांमार कर रहे हैं। यूरोप के बहुत सारे देश कर चुके हैं, दक्षिणी अमेरिका महादेश के बहुत सारे देश कर चुके हैं, उत्तरी अमेरिका महादेश के देश भी कर चुके हैं। तो धीरे धीरे अफ्रीका के भी महादेश हमने अभी अफ्रीका किया है कुछ, अभी अफ्रीका अभी स्टार्ट करेंगे दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका और फिर इसके बाद अफ्रीकी संघ कुछ ऐसे भी कर लेंगे। यूरोपीय यूनियन करवा दिया मैंने, यूरोप के हमारे बहुत सारे देश हो गए हैं। यूके हो चुका है, फ्रांस हो चुका है, जर्मनी हो चुका है, इटली हो चुका है ना, नीदरलैंड हो चुका है, नॉर्वे हो चुका है, स्वीडन हो चुका है। बहुत सारे देश हमने वहाँ के कर लिए हैं। बाल्कन कंट्रीज़ कर लिए थे, है ना। अभी अलग अलग भी देख लेंगे। रशिया हो चुका है शायद, यूएसएसआर कराया था मैंने, रशिया भी कराया है शायद, ये रशिया नहीं कराया है, यूएसएसआर ही कराया है। अभी रूस, केवल इंडिपेंडेंट रूस बचा है ना आपका, रूस कर लेंगे, यूक्रेन कर लेंगे, इज़राइल नहीं किया अभी शायद, है ना। ईरान, इज़राइल, अभी मध्य एशिया करा दिया था लेकिन मैंने जनरली मध्य एशिया तो कराया था ना, मध्य एशिया का मानचित्रण, क्षेत्रीय मानचित्रण भी साथ साथ। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं जो मानचित्र आप देख पा रहे हैं ये म्यांमार का मानचित्र है, हमारे पड़ोस में लगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उत्तर पूर्व से एक लंबी सीमा रेखा ये साझा करता है। अभी इस सीमा में फेंसिंग की जा रही है, बड़े स्तर पे फेंसिंग की जा रही है। यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब रहती है। नॉर्थ ईस्ट है हमारा, ये उत्तर पूर्वी भारत है और ये आपका म्यांमार है, तो यहाँ पे बॉर्डर लगती है। अभी तक जो है फ्री रिजीम था यहाँ पे आवागमन, यानी कि देखिए ये जो बॉर्डर थी ना पूरी खुली बॉर्डर थी, क्योंकि ट्राइब्स रहती थी बहुत सारी। तो भारत के अंदर 16 किलोमीटर तक और म्यांमार के अंदर 16 किलोमीटर तक एक विशेष परिस्थिति प्राप्त थी। एक तो फेंसिंग नहीं थी, पोरस बॉर्डर थी, तो यहाँ की ट्राइब्स यहाँ जा सकती थी, यहाँ की ट्राइब्स यहाँ आ सकती थी, ताकि इनके जैसे होता है ना जनरली बहुत सारे लोगों के यहाँ पर हैं पैतृक संपत्ति बहुत सारी है, तो एक देश से दूसरे देश के साथ जुड़ाव बना रहे, सांस्कृतिक संबंध बने रहे, अर्थव्यवस्था विस्थापित ना हो, इसलिए एक व्यवस्था ये बनाई गई थी। अच्छा, यहाँ पे डेमोक्रेसी की बहुत बुरी स्थिति है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पे टिक नहीं पाती है। बनने की कोशिश हुई लेकिन यहाँ पे जुंटा शासन है, सैन्य शासन है, सैन्य तख्ता पलट है। हमारा पूरा पड़ोस देख लीजिए, पाकिस्तान सैन्य तख्ता पलट वाला देश, वहाँ पे आईएसआई और सेना का वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। बांग्लादेश की सेम परिस्थिति है, यही परिस्थिति आपकी जो है म्यांमार की है। ठीक है, तो हाँ आज हम सब देखेंगे, रोहिंग्या का मुद्दा भी देखेंगे। जनरली आज हम सब कुछ समझने का, म्यांमार के बारे में जो कुछ भी हो सकता है इस सेशन में पर्याप्त होगा, सेशन आपकी पर्याप्त जानकारी मैपिंग के साथ। तो म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, भारत से अलग हुआ, इसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। ये दक्षिण पूर्व एशिया में आता है, आसियान कंट्रीज का सदस्य मेंबर है आपका, और ये आसियान कंट्रीज में क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े देश में आता है आपका। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का चौराहा कहा जाता है, दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। भारत सरकार के द्वारा एक नीति चलाई जा रही है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो दक्षिण पूर्व एशिया से यदि हमें अपने संबंध अच्छे करने हैं तो हमें म्यांमार को जो है अपने रिलेशन, अपने रिश्ते अच्छे करने पड़ेंगे। तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है आपका ये अराकान योमा, हिमालय का विस्तार है यहाँ पर। ये देखिए इसका ये भौतिक मानचित्रण है, म्यांमार ही है। यहाँ पर देखिए अराकान योमा है, इधर देखिए ये हिल्स है, नागा हिल्स हैं, पटकाई हिल्स हैं, ये भी यहाँ पर है। ये सान का पठार है, यहाँ पे सान प्लेट्यू है आपका। तो तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है, यहाँ पे ऊपर भी हिमालय से घिरा हुआ है और इधर भी अराकान योमा है आपका। ठीक है, हिमालय की शाखा है, पश्चिम में अराकान न्योमा पर्वत ही हिमालय का ही विस्तार है आपका। इसके बाद दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, अंडमान सागर है और यहाँ की मुख्य नदी इरावदी नदी है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, देश के लगभग 20 से होकर के बहती है इरावदी नदी। ठीक है, तिब्बत से निकलती है इरावदी, ये आप देखिए यहाँ की मुख्य नदी इरावदी नदी है।
लगभग 5.5 करोड़ की आबादी है। ज़्यादातर लोग बौद्धिस्ट हैं म्यांमार में, थेर बौद्धवाद को मानते हैं, थेरवाद को मानते हैं। ठीक है, 135 से ज़्यादा जातीय समूह पाए जाते हैं, ट्राइब्स पाई जाती हैं यहाँ पे। 135 जातीय समूह, ट्राइब्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और ज्यादातर उनको क्या कहा जाता है, बामर समुदाय कहा जाता है। बामर समुदाय यहाँ का बहुसंख्यक समुदाय है। यहाँ पे एक कम्युनिटी जो पाई जाती है बामर कम्युनिटी, बामर कम्युनिटी को लगभग 68% कम्युनिटी आपकी बामर कम्युनिटी है। यहाँ पे बामर कम्युनिटी का ही यहाँ की सत्ता पर, यहाँ की सेना पर ज्यादातर नियंत्रण रहता है। अभी 2021 में सैन्य तख्ता पलट हुआ यहाँ पे और लोकतंत्र पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। देश वर्तमान में जुंटा शासन है, सैन्य शासन है। लोकतंत्र समर्थक और आम नागरिक और जातीय समूहों के बीच में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। यहाँ पे अभी भी सिविल वार की स्थिति बनी हुई है। बीच बीच में फिर से लोकतंत्र का मुद्दा उठता है। अभी हाल ही में आंग सान सू की फिर से हमने जो है अभी बीच में उनकी आंग सान सू की के बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा कौन है। अब हाँ, अभी चर्चाएं बहुत सारी मुद्दे हैं, मैं सारे मुद्दे लेता हूँ। तो ये जनरल थोड़ी सी बातें हैं। टोटल हम कितनी बॉर्डर साझा कर रहे हैं इसके साथ, म्यांमार के साथ? लंबी बॉर्डर है, 1643 किलोमीटर की बॉर्डर है। पूरा उत्तर पूर्व के 4 राज्य लगते हैं। अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ी बॉर्डर है 520 किलोमीटर की, मिजोरम के साथ 510 किलोमीटर की बॉर्डर है, मणिपुर के साथ बॉर्डर है और नागालैंड के साथ बॉर्डर है। आप सभी जानते हैं हमारे नागालैंड और मणिपुर की स्थिति बहुत खराब है। नागा विप्लववाद चल रहा है, बहुत सारे यहाँ पे विद्रोही संगठन है, और मणिपुर में लंबे समय से हिंसा चल रही है। उसमें म्यांमार एंगल बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी आपने कबाब घाटी का नाम सुना होगा, यहाँ पर ही है कबाब घाटी। चंदेल जिला है आपका मणिपुर का और कबाब घाटी क्षेत्र है। यहाँ पे एक चिनलैंड वाला क्षेत्र है, मैंने एक बहुत पहले वीडियो डाला था। चिनलैंड वाला क्षेत्र बीच बीच में भारत के साथ मिलने की बात यहाँ पे होती रहती है ना, चर्चाएं चलती रहती हैं। एक आपने मेरा वीडियो देखा होगा, म्यांमार का 29वां राज्य जो भारत का, चिनलैंड वाला हिस्से, तो इस पे मैं अलग से बात करूंगा। ठीक है, अभी फेंसिंग की जा रही है, तो फेंसिंग को लेकर के जनजातियों, चूंकि पूरा का पूरा जो यहाँ पे फ्री टू मूवमेंट था आपका, है ना, वो सारी चीजें अब बाधित हो रही हैं। गृह मंत्रालय ने अब कह दिया है कि भाई अब हम, तो यहाँ पे देखिए म्यांमार में सबसे बड़ी समस्या है नृजातीय जनसांख्यिकी संकट। इतनो डेमोग्राफिक क्राइसिस चल रहा है यहाँ पर। 2021 में जब से यहाँ पे सैन्य तख्ता पलट हुआ है, म्यांमार की सेना और विद्रोही गांवों में भारी हवाई हमले हो रहे हैं, गोलाबारी चल रही है, लंबे समय से चल रही है। और आप समझिए जो चिन स्टेट है आपका, यहाँ से लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग भारत में सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से घुसपैठ हो रही है बड़े स्तर पे। मिजोरम में पहुँच चुके हैं, मणिपुर में पहुँच चुके हैं, और फिर वहाँ का पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर बेकार हो जा रहा है। मिजोरम के स्थानीय लोग इन चिन प्रवासियों के जैसे ही हैं, एक जैसे। मिजोरम की बॉर्डर है, आप देखिए, चिन से जुड़े हुए हैं। तो स्थानीय लोग ज्यादातर यहां पहुंच गए, यहां शरण भी ले रहे हैं। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध प्रवास का गंभीर मुद्दा बन चुका है। तो एक तो यहां पे क्या है, नृजातीय जनसांख्यिकी संकट चल रहा है, इतनो डेमोग्राफिक क्राइसिस आपका यहां पर है। एक तो ये है। दूसरा, मणिपुर में एक कम्युनिटी है मैतेई कम्युनिटी। लंबे समय से जो मणिपुर हिंसा का मुद्दा चल रहा है ना, मैतेई और कुकी जनजाति के बीच में लंबे समय से जाति हिंसा चल रही है, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये रही है खुली बॉर्डर। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जो कुकी जनजाति और चिन लड़ाके हैं वो सीमा पार से भारतीय क्षेत्र में आ जा रहे हैं, यहीं से हथियार पहुंच जा रहा है, और लगातार यहाँ पे हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो अवैध प्रवासियों के आने के कारण से, यहाँ से हथियारों की तस्करी होने के कारण से, जनसांख्यिकी असंतुलन के कारण से, पूरा म्यांमार का कारण से हमारा मणिपुर प्रभावित है, मणिपुर जल रहा है। और भी मणिपुर जलने के कई कारण हैं। एक कारण है यहाँ पे जो आपको पता है, रिजर्वेशन सिस्टम का मामला है। नार्को टेररिज्म बहुत ज्यादा है म्यांमार में। एक जगह है सान क्षेत्र, ये आप देख रहे हैं ना, सान क्षेत्र। एक गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा म्यांमार भी है। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए ये म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये तीनों मिलके गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। और यहाँ पे बड़े स्तर पे क्या किया जाता है, नशाखोरी के चीजें जो है, नशा उत्पाद होते हैं।
सबसे बड़ा वैश्विक ड्रग मार्केट आपका शान प्रांत में, ये शान क्षेत्र जो आपका है, गोल्डन ट्रैंगल का सबसे बड़ा हिस्सा ये है, शान प्रांत आपका, शान राज्य। यहां पे एक विशेष प्रकार का सिंथेटिक नशा होता है जिसको याबा बोलते हैं। याबा, याबा हो गया, हीरोइन हो गया, उसकी तस्करी बहुत होती है। हीरोइन भी आपकी एक नशीली पदार्थ है आपका। और जितना भी पैसा ड्रग से यहाँ पे कमाते हैं वो पैसा कहाँ लगता है? भारत को। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में विद्रोही संगठन चल रहे हैं, इनके पैसे का सोर्स यही है, यही कर रहे हैं ये लोग। और वो पैसा उत्तर भारत, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ये क्या कर रहे हैं? तो उग्रवादी संगठनों को फंडिंग की जाती है। नार्को टेररिज्म बहुत बड़ा दुष्चक्र बन चुका है इस पूरे क्षेत्र में, ठीक है। तो अब जाके सरकार ने कहा कि भैया हम फ्री मूवमेंट अब नहीं रखेंगे। 1970 में स्टार्ट हुआ था ये पूरा का पूरा, है ना। फ्री मूवमेंट रिजीम के तहत ये कहा गया कि भैया 16 किलोमीटर तक अंदर भारत में और म्यांमार में 16 किलोमीटर तक एक खुली सीमा होगी, ताकि बिना आदिवासी, बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के बॉर्डर को पार कर सकें। पोरस बॉर्डर थी ताकि परिवार जुड़े रहें। लोग रहे यहां रहे, उनकी खेती किसानी म्यांमार में है, म्यांमार वालों की भारत में है। तो अभी आप सभी को पता है एक लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट की भी बात चल रही है म्यांमार, और मैंने एक वीडियो बनाया म्यांमार बॉर्डर, कभी आप उसको पूरा देख लेना। करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि कैसे जो है कबाब घाटी वाला मुद्दा जो है सुलझाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हुआ नहीं है, जल्दी संविधान संशोधन के थ्रू उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये पूरा बंद कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है फ्री मूवमेंट रिजीम का। यहां पे भारत में हमला करते हैं, फिर यहां जाके छुप जाते हैं, ठीक है। सब भारतीय सेना पीछा नहीं कर पाती है। भारतीय सेना ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक हमने यहीं की थी। यहां पे ISCN का खापलांग ग्रुप है, वो पूरा भारत में हमला करता है, फिर यहां पहुंच जाता है। और थोड़ा नहीं, मतलब सोचिए सेना के ट्रक जला देते हैं ये लोग। बहुत बुरी कंडीशन बना रखी है। तो ऐसे में होम मिनिस्ट्री के द्वारा एडवांस स्मार्ट फेंसिंग प्रोजेक्ट लेकर के आया गया है। 1643 किलोमीटर की पूरी सीमा को हम स्मार्ट फेंसिंग करने जा रहे हैं। कटीली तारों की बाड़ लगाने जा रहे हैं। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, नदी नाले क्षेत्र हैं, जितने भी जंगल क्षेत्र हैं, यहाँ पे स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। थर्मल कैमरे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, अंडरग्राउंड सेंसर लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि जमीन के नीचे से कोई आने की कोशिश करता है। बॉर्डर में देखो, बॉर्डर में एक खतरा है, मान लो यहां से कोई सुरंग बनाया और भारत में निकल गया, ठीक है। ये थार के मरुस्थल में सबसे ज्यादा होता है, सुरंगें बना रखी वहां पे। तो उसके लिए क्या होते हैं, जमीन के नीचे सेंसर लगाए जाते हैं, थर्मल कैमरे लगाए जाते हैं, जो कि ह्यूमन टेम्परेचर को ना देखते रहते हैं। यदि कोई भी ह्यूमन आवागमन होता है तो सेंस कर लेते हैं। तो ये पूरा बहुत तेजी से काम अभी स्टार्ट हो चुका है। असम राइफल्स के हाथ में सारी जिम्मेदारी है। असम राइफल्स ही गार्ड करती है इस पूरे क्षेत्र को। उत्तर पूर्व का प्रहरी कहा जाता है असम राइफल्स को, ठीक है। तो ये कुछ जनरल मुद्दे हैं। एक तो बॉर्डर का मुद्दा म्यांमार के साथ लगा हुआ है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि म्यांमार में जातीय संकट दुनिया का सबसे लंबा जातीय संकट है, अभी तक निपटाया नहीं जा पाया, पूरा गृह युद्ध बन चुका है यहाँ पे। उसके पीछे बामर वर्सेस गैर बामर है। बामर कम्युनिटी जो यहाँ की 68% कम्युनिटी है, बहुसंख्यक कम्युनिटी है, और उसने सेना में, सत्ता में, संसाधनों में बामर समुदाय का कब्जा रहा है। जो यहाँ का मध्य मैदानी इलाका है, बामर कम्युनिटी के पास ही सब चीजें रही हैं। अन्य जो जातियां, अन्य जनजातियां यहाँ पे सांड जनजाति, कचिन जनजाति, कारिन जनजाति, चिन जनजाति, रखाइन जनजाति, इन सभी क्षेत्रों के जो रहने वाली जनजातियां हैं उनको बिल्कुल दोयम दर्जे में डाल रखा है। वो शोषित महसूस करती हैं अपने आप को। 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था, उससे पहले देखो, बर्मा तो आपको पता 1935 के अधिनियम से अलग प्रशासन कर दिया इन्होंने। तो बर्मा के साथ हमारी बॉर्डर नहीं बन पाई। उसके पीछे का कारण क्या है, बर्मा बहुत बाद में आज़ाद हुआ, 1948 में आज़ाद हुआ। अंग्रेजों ने उस टाइम पे बर्मा को नहीं आज़ाद किया, बर्मा को अलग कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन 1935 के अधिनियम से, ठीक है। यदि साथ में आज़ाद होते तीनों एक साथ, तो फिर हो सकता है बॉर्डर उस समय बन भी जाती। बॉर्डर बन नहीं पाई। तो 1947 से पहले यहाँ पे जनरल ओंगसोंग थे, उनके द्वारा जनजातियों के साथ एक समझौता किया गया था जिसका नाम था पेंगलोंग समझौता। और पेंगलोंग समझौता में यह वादा किया गया था कि जब बर्मा आजाद हो जाएगा तो सभी जनजातियों को आंतरिक स्वायत्तता दी जाएगी, फेडरल ऑटोनॉमी दी जाएगी, और उन्हें देश से अलग होने का भी अधिकार होगा।
ये किसने किया? जनरल ऑंग सॉन्ग ने कहा था। फिर कहते हैं जनरल ऑंग सॉन्ग की हत्या कर दी गई, सेना ने इस समझौते को कूड़ेदान में फेंक दिया और बर्मीकरण करना चालू कर दिया। बहुत सारी जनजातियां बर्मा में नहीं रहना चाहती, भारत के साथ जुड़ना चाहती, जैसे चिनलैंड वाला मुद्दा, ये यहाँ पे भी लंबे समय से एक सिविल वार जैसी स्थिति है और ये अपने आप को भारत के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो बामर जनजाति जो यहाँ पे है, बाबर कम्युनिटी है, उसके द्वारा जबरदस्ती बामर भाषा पूरे में डाल दी गई, बामर लैंग्वेज, बामर कल्चर को सब पे जो है जबरदस्ती थोपना चालू कर दिया। तो इस कांड से जनजातियां असंतुष्ट हैं यहाँ पे, इसीलिए सिविल वार यहाँ चल रहा है, यहाँ इसीलिए यहाँ पे सैन्य शासन है। यहाँ पे कोई जनजाति, क्योंकि जब तक आप सबके कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई नहीं आपके साथ आने वाला है। इसलिए सभी जनजातियों ने हथियार उठा रखे हैं। यहाँ पर कंडीशंस खराब है। जनजाति स्वायत्तता की मांग कर रही हैं। सभी कह रहे हैं कि भैया हमें 1948 में आज़ादी जब मिली है, उससे पहले पेंगलोंग जो समझौता हुआ था जिसमें बोला गया था कि सबको स्वायत्तता मिलेगी, उसके तहत हमें स्वायत्तता दीजिए, स्वायत्तता देने का वादा किया गया था और इस वादे को बर्मा की सेना ने तोड़ दिया है। इसलिए हमें अपनी जमीन, जल जंगल जमीन, भाषा, संस्कृति, इन सब की लड़ाइयां चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सी जनजातियां रह रही हैं यहाँ पे? ये वाला सान वाला क्षेत्र, यहाँ पे सान जनजाति रहती है। ये सान का पठार वाला क्षेत्र है, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक जनजाति यही है, सान वाली सान जनजाति। फिर एक कचिन जनजाति रहती है चाइना की सीमा में, उत्तर में। ये कचिन क्षेत्र है ना, देखो ये कचिन क्षेत्र इसको बोलते हैं। अभी मैं सारे बता दूंगा कौन कौन से प्रांत हैं। कचिन क्षेत्र, यहाँ पे कचिन जनजाति रहती है। ठीक है, जगहों के नाम पे ही है। नीचे थाईलैंड की बॉर्डर है, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे थाईलैंड है पूरा का पूरा, ये वाला रीजन थाईलैंड। तो यहाँ पे काइन क्षेत्र है, ये काइन क्षेत्र, इसका नाम ही है काइन। यहाँ पे काइन जनजाति रहती है, कारेन जनजाति, काइन क्षेत्र। यहाँ पे चिन जनजाति रहती है। सब जनजातियों के नाम पे क्षेत्रों के नाम है। ऊपर देखिए रखाइन प्रांत है, ये रखाइन क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे ये रखाइन रीजन है, ये वाला। यहाँ पे रोहिंग्या संकट बड़ा चल रहा है, आपको पता है ना, रोहिंग्या का मुद्दा यहीं पर है आपका, मैं भी इस पर डिस्कस करूंगा। ये मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी है रखाइन क्षेत्र में। यहाँ पे बौद्धिस्ट कम्युनिटी भी रहती है। ये अराकान साम्राज्य बनाने, ये अपने आप को अलग करना चाहते हैं, बर्मा सरकार से अलग अराकान राज्य की बनाई। यहाँ पे बौद्ध कम्युनिटी भी रखाइन में रहती है। तो यहाँ जनजातियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे ज्यादातर चीजें, जितनी भी चीजें मिल रही हैं, वो सब सेना के जनरलों के पास जा रहा है, बामर कम्युनिटी के पास जा रहा है। बाकी जनजातियों को यहाँ के आधारभूत ढांचे से वंचित कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर म्यांमार में सशस्त्र समूह आ चुके हैं, बहुत सारे सशस्त्र समूहों का जन्म हो चुका है। कई सारे सशस्त्र समूह हैं, जैसे एक तो अराकान आर्मी बन गई है यहाँ पे। ठीक है, रखाइन क्षेत्र में बौद्धों के द्वारा एक अराकान आर्मी बना दी गई है। सबसे घातक यही है अराकान, ये यहाँ पे अराकान आर्मी है। अराकान रीजन है आपका, यहाँ पे अराकान आर्मी बन गई रखाइन रीजन पे। 30,000 से ज़्यादा आधुनिक लड़ाके हैं ये आपके रखाइन प्रांत में, लगभग 80%। यहाँ पे म्यांमार की सेना को भगा देते हैं। म्यांमार सेना अलग है, वो नेशनल आर्मी है। यहाँ पे अराकान आर्मी अलग है। ठीक है, भारत का सितवे बंदरगाह और कलादान प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, यहीं पर हैं ये दोनों चीजें। ठीक है, कलादान यहाँ पे देखिए सितवे प्रांत है, ये सितवे यहाँ पे पोर्ट है ना, इससे हम जोड़ रहे हैं अपने आप को। ठीक है, और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट आपका चल रहा है भारत का, ये पूरा इसी क्षेत्र में। वो भी यहाँ पे चूंकि मामला ही ऐसा है, तो हम सीधा सीधा अराकान आर्मी से बात करते, बताओ, हम म्यांमार आर्मी से बात नहीं करते, इनसे बात करके अपना काम चला रहे हैं। तो नेशनल आर्मी की स्थिति ये है यहाँ पे, बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। इसके बाद ये इन्होंने तो बना ही ली अपनी आर्मी, फिर इन्होंने कहा हम भी आर्मी बनाएंगे। कचिन वालों ने अपनी आर्मी बना रखी है, कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी चल रही है यहाँ पे, ये अलग होना चाहते हैं, इन्होंने अपनी फौज बना रखी है यहाँ पे। ठीक है, उत्तरी म्यांमार, चाइना का भी सपोर्ट यहाँ पे मिलता रहता है। ईसाई संगठन है यहाँ पे, गुरिल्ला युद्ध पद्धति जैसे नक्सलवादी जैसी गतिविधियां भारत में थी ना, वहाँ पे यहाँ पे भी वैसे ही चल रहा है। गुप्त हथियार फैक्ट्री है, बहुत सारे हथियार आपके चाइना से आते हैं यहाँ पे, ये असॉल्ट राइफल्स वगैरह सब कुछ पूरा एक बिल्कुल जबरदस्त बना रखी है। ठीक है, एक और है यूनाइटेड स्टेट आर्मी है यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट आर्मी भी है। ये म्यांमार के भीतर एक अघोषित स्वतंत्र देश चलाते हैं, शान वाले रीजन पे है पूरा का पूरा। ये खुद का अपना म्यांमार देश अलग है, उसके अंदर एक देश और चल रहा है। अब मैंने आपको बताया ना सिविल वार चल रहा है, इतनी आर्मी बनी हुई है यहाँ पे, सब आरा प्रांत के पास अपनी खुद की आर्मी है,
सबको अपना स्टेट बनाना है यहाँ पे, ठीक है। चाइना सपोर्ट करता है इस शान वाले रीजन पे इसको। यहाँ पे चीनी बख्तरबंद गाड़ियां इनके पास, यहाँ तक इनफैक्ट इनके पास जो है और मिसाइलें भी हैं, विमान रोधी मिसाइलें हैं, तोपखाना है। तो म्यांमार सेना इनसे भी पंगा नहीं लेती है। तो यहाँ पे एक यूनाइटेड स्टेट आर्मी अलग से बनी हुई है सान प्लेटू पे, अलग से इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। देखो भारत सरकार, देखो यहाँ अराकान आर्मी से अलग बात करती है, यहाँ बात करना है तो अलग बात करो। कौन डेवलपमेंट लेके जाएगा जहाँ एक फौज ही ना हो, एक सेना ही ना हो। जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान अलग अपना पूरा उन्होंने बीएलए बना रखी है, समझ रहे हो ना आपको। तो कहाँ यहाँ पे लोकतंत्र डेवलप हो पाएगा, कौन बना पाएगा लोकतंत्र यहाँ पे, टाइम लगेगा उस चीज पे। एक और यहाँ पे पीपल डिफेंस फोर्स है, पीडीएफ बोलते हैं उसको। 1921 में बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने बना लिया इसको। जब उन्होंने देखा कि यार हम सब परेशान हैं, तो 2021 में जैसे ही सैन्य तख्ता पलट हुआ तो उन्होंने पीडीएफ बना लिया। पहले पीडीएफ पढ़ते थे, फिर बना लिया उन्होंने। पीपल डिफेंस फोर्स लोगों की फोर्स है। अब वो जनजातीय संगठन है। यंगून और मंडाले वाला क्षेत्र जो है, बौद्ध युवा जितने हैं, डॉक्टर्स जितने हैं, पढ़े लिखे जितने छात्र हैं, उन्होंने बना लिया कि म्यांमार में हम अपनी अलग सरकार बनाएंगे, अलग सरकार चलाएंगे, एक डेमोक्रेटिक सरकार चलाएंगे। ये एक लोकतांत्रिक सरकार है, पढ़े लिखों की सरकार चलती है, उनकी खुद की आर्मी है। ये भी अपना ट्रेनिंग, सबके अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर है। एक और ग्रुप है वो भारत विरोधी है, भारत विरोधी उग्रवादी संगठन अलग टाइप के चल रहे हैं वहां पे। मतलब अब सोचो, वहां पता ही नहीं कौन कौन आर्मी है, सब आर्मी ही आर्मी, सबके पास हथियार ही हथियार है ना। संगाइन डिवीजन जो है चिन पहाड़ियों के जंगलों पे, यहाँ पे जो कैंप बने हुए हैं जितने भी, ये वाला क्षेत्र संगाइन डिवीजन, और यहाँ पे जो चल रहे हैं, यहाँ कैंप चल रहे हैं सब भारत विरोधी। ये कौन है? ये यहाँ ग्रेटर नागालैंड वाले लोग हैं। ISIM इशाक मुहिवाक ग्रुप तो शांत ग्रुप है, बाकी खापलांग ग्रुप है यहाँ पे ISIM, और एक यहाँ पे ग्रुप है। ये सब संगठन सब यहाँ चले जाते, क्यों? फ्री मूवमेंट है, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ किए गड़बड़ चले गए। तो NSCN खापलांग नागालैंड का, ये नागालैंड को अलग करना चाहता है भारत से, नागा विप्लववाद की मांग कर रहे हैं ये लोग, और सब यहाँ रह रहे हैं, संगाइन क्षेत्र में, संगाइन डिवीजन में रह रहे हैं। उल्फा का नाम सुना होगा, असम में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इसके जो शीर्ष नेता हैं सब यहीं रहते हैं। परेश बरुआ का नाम आपने सुना हो, यहीं सब यहीं से संगठन चलाते हैं सब। मैतेई के जितने चरमपंथी संगठन है, PLA है, UNLF है, ये सब मैं जब आपको इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा सब बताऊंगा यहाँ पे। तो मणिपुर के जितने भी उग्रवादी संगठन है सब म्यांमार में रहते हैं, घात लगा लगा के भारत पे हमला करते रहते हैं ये, फिर म्यांमार भाग जाते हैं। अभी क्यों मणिपुर हम शांत नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये अंगल आ रहा है, भारत में है ही नहीं। कब तक घुसोगे म्यांमार में? फिर घुसोगे भी तो एक सेना हो तो ठीक है, वहां निपटना भी कई लोगों से, सेना ही सेना है। एक स्वतंत्र देश के अस्तित्व पे एक संकट जैसी स्थिति बन गई है यहाँ पे। PDF वाले अलग आ जाते हैं, वो लोकतंत्र समर्थक हैं, वो कह रहे हैं भारत डेमोक्रेसी, हम भी डेमोक्रेसी, पढ़े लिखे लोग हैं वो। तो ओवरऑल कंडीशंस यहाँ पे बहुत खराब हो चुकी हैं। ये पूरा देश सेना में बदल चुका है, और सेना देश की भी है, छोटे छोटे ग्रुपों की सेना भी है। अब इतनी सारी सेनाएं होने के कारण से हम कैसे अपनी 1643 किलोमीटर की बॉर्डर को ऐसे छोड़ सकते हैं? इसलिए भारत सरकार ने यह कहा कि भैया हम FRM को बंद करते हैं, अब हम फ्री मूवमेंट रिजीम नहीं चला सकते। हमें लग रहा था लोकतंत्र बहाल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, 2021 तक में हमने इंतजार भी किया, तो अब FRM आपका क्लोज हो गया है। एक्चुअली FRM एक भारत म्यांमार के बीच में एक समझौता था कि भैया दोनों ही सीमाओं में रहने वाली जनजातियां बिना रोक टोक के, बिना वीजा पासपोर्ट के, जनरली असम राइफल्स एक जनरल एंट्री करती है, अंदर आए जाएं, 2 सप्ताह तक रुक भी सकते हैं, आराम से रुकें, खाएं पिएं, कोई टेंशन नहीं, ताकि एक ही परिवार के लोग ये महसूस न करें कि उनको सांस्कृतिक तौर पे हमने तोड़ लिया है। लेकिन इन उग्रवादी गतिविधियों के कारण से ड्रग्स तस्करी अलग हो रही है, उसकी फंडिंग से अलग जी रहा है, अवैध घुसपैठ अलग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलग हो रही है, पूरा नॉर्थ ईस्ट खतरे में चल रहा है। तो FRM को हमने समाप्त कर दिया, अब FRM क्लोज है भारत की तरफ से। अब क्या करना पड़ेगा? यहां से किसी को आना, पहले वीजा लीजिए, अनुमति लीजिए,
फिर जितने दिन की वीज़ा दी जाएगी उस पूरा वीज़ा प्रोसेस जैसा इंटरनेशनल में होता है। तो अब हम लगा रहे हैं स्मार्ट फेंसिंग, ठीक है। हम कटीली तारे तो लगा ही रहे हैं, निगरानी कैमरे भी लगा रहे हैं, मोशन सेंसर भी लगा रहे हैं, थर्मल इमेजिंग सिस्टम्स भी लगा रहे हैं। चाहे वो कोई भी एरिया हो, घना जंगल हो, नदियां हो, हर तरीके से यहाँ पे नजर रख पाए। मणिपुर और मिजोरम के संवेदनशील क्षेत्रों पर तेजी से काम चल रहा है आपका, जो ज्यादा मोस्ट सेंसिटिव एरिया वहां पहले कर रहे हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? यानी म्यांमार अब समझ में आ रहा होगा कि यार ये देश के तौर पे एक, देखो मैं पाकिस्तान को विफल राष्ट्र कहता हूँ, मैं म्यांमार को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान को कहने के पीछे का बहुत साफ सुथरा, अभी बीच में मैंने पाकिस्तान वाला वीडियो ला, उसमें पाकिस्तानी आ गए, बोले विफल कैसे हैं भाई? एक बार आपने अपना एक देश ही खो दिया, आपने पूर्वी पाकिस्तान, पूरा देश ही खत्म हो गया आपका। आप सोचो ना, मतलब आपने क्या किया, 70-75 साल में एक देश बना, वो देश आधा हिस्सा आपका चला गया है, दूसरा देश बन गया, यही आप विफल हो। और देश की नागरिकों की जो हालत है अलग है। म्यांमार भी ओवरऑल अभी विफल क्या, ये एक संघर्ष गृह युद्ध में, सिविल वार में फंसा हुआ है। अराकान आर्मी अलग लड़ रही है, कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी अलग लड़ रही है, यूनाइटेड स्टेट आर्मी अलग लड़ रही है, म्यांमार आर्मी अलग लड़ रही है, कारेन नेशनल लिबरल आर्मी अलग है, यहाँ भी आरएन है, काइन में अलग है, कारेन में अलग है, इस जगह पे अलग है। तो हर जगह आर्मी, हर स्टेट की अपनी खुद की आर्मी है, सब लड़ रहे हैं। चीन नेशनल आर्मी अलग लड़ रही है, सब लड़ रहे हैं। हाँ नहीं है, अब सब लड़ रहे हैं, लड़ाई चल रही है। हाँ म्यांमार तो जाएगा ये वीडियो। हाँ हाँ, सबका अपना अपना, हर क्षेत्र की अपनी सेना है और सबको स्वतंत्र होना है। समस्या ये है। फिर इधर जो है एनएसएन, इधर वाले नागालैंड में जो लगे हुए हैं वो भी इधर अपना अड्डा बना रखा है उन्होंने, नागा उग्रवाद। आपको पता है नागालैंड भी अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता था, बहुत लंबे दशकों की यात्रा हुई। पहले फिजो अंगामी थे, फिजो अंगामी के नेतृत्व में एक लंबा आंदोलन चला यहाँ पे। अब जाके ग्रेटर नागालैंड की बात में आ गए कि भाई नागा समुदाय की जितनी जनजाति है सबको मिला के ग्रेटर नागालैंड बना दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात चलते 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 मुख्य धारा के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन भारत का ही वहां पे सब कुछ भारत के ही अनुसार से, भारत के संविधान के अनुसार चल रहा है। क्योंकि भारत में एक बार विलय पत्र होने के बाद आप भारत के भूखंड से अलग नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको जो भी चाहिए भारत के अंदर, ग्रेटर नागालैंड ये है कि भाई ठीक है नागा कम्युनिटी के लोग हैं, अब वो कहें कि भाई अब म्यांमार की भी नागा कम्युनिटी को मिला करके बनाइए, तो फिर म्यांमार सरकार का मुद्दा हो गया ना। भारत सरकार के अंदर का मुद्दा सब संभाला जा सकता है। हाँ, वो पॉसिबल ही नहीं है, म्यांमार कैसे मान जाएगा? हाँ भारत में भी नहीं है, ठीक है। तो एनएससीएन के जो है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एंड खापलांग ग्रुप, पूरा का पूरा दो ग्रुप है। पहला एक आपका एनएससीएन के है, वो शांतिपूर्वक काम चला रहा है ना। और जो एनएससीएन के है वो खतरनाक ग्रुप है, वो उसने अपने आप को सशस्त्र बना रखा है। एक एनएससीएन आईएम ग्रुप है, इशाक मोहिवाक, वो ग्रुप तो शांत है, वो शांत गांधीवादी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन खापलांग जो है उसका सशस्त्र ग्रुप है। आप देखते रहोगे बीच बीच में भारत सरकार जो है शांति समझौता करती है नागालैंड के साथ, वो आईएम के साथ करती है, खापलांग के साथ नहीं करते। खापलांग को हम एक उग्रवादी संगठन मानते हैं, वो ये संगाइन डिवीजन पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे उनके पूरे कैंप वगैरह चलते हैं, यहाँ से संचालित होता है, ठीक है। दूसरा उल्फा यहाँ पे है, यूनाइटेड लिबरल फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट, यहाँ पे बड़े स्तर पे ये पूरा का पूरा भारत को, और इसमें सब चाइना फंडिंग होती है, पाकिस्तान फंडिंग करता है, सब फंडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और जो मणिपुर के हैं उल्फा हो गया, पीएलए हो गया, पीकॉक हो गया, सब यहाँ पर हैं, सब चरमपंथी ग्रुप यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है, सेना कमजोर हो चुकी है, ठीक है। बीच बीच में भारत की मदद करती रहती है सेना, लेकिन अब कमजोर हो चुकी है। अब भारत की खुफिया एजेंसी और ये सब मिल करके फाइनली हमने फेंसिंग का इसलिए डिसीजन लिया है, फेंसिंग वाला क्लियर है मामला, ठीक है। फेंसिंग से क्वेश्चन आपके आने वाले समय में पूछेगा। अब लोकतंत्र को लेकर यहाँ क्या हुआ, ये तो हो गई ये लड़ाइयाँ मैंने आपको बता दी। अब डेमोक्रेसी को लेकर क्या चला यहाँ पे, तो जब ये आज़ाद हुआ उसके बाद से लगातार जो है प्रयास होते रहे कि रिस्टोर किया जाए, यहाँ पे डेमोक्रेसी बनाई जाए। लेकिन जब भी बनाते थे सबको आज़ाद होना था तो सेना आके खड़ी हो जाती थी। 1962 से 2011 तक यहाँ पे पूरा सैन्य शासन रहा, ठीक है। 1962 से 2011 तक। 2011 में क्या हुआ,
अंतर्राष्ट्रीय दबाव चले लगातार कंटिन्यूअस, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए यहाँ पे बहुत सारे, सेना ने भी खुद को पीछे खींचा थोड़ा सा, और अर्ध लोकतांत्रिक प्रणाली स्टार्ट हुई। 2015 में एक ऐतिहासिक चुनाव हुआ यहाँ पे, नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता आंग सान सूकी की पार्टी एक बनी जिसका नाम था एनएलडी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, एक पार्टी है, वो चुनाव लड़ती है और जीत जाती है, भारी बहुमत से जीत जाती है। ठीक है, अच्छा 2008 में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन सेना ने बनाया था। सेना ने जब संविधान बनाया तो उसने कहा कोई भी पार्टी जीते 25% तो सेना ही सीटें रहेंगी, मतलब सेना 25% सेना की सीटें आरक्षित रहेंगी उसमें, और सेना के पास रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और बॉर्डर मैनेजमेंट, ये सब हमारे पास रहेंगे। और आंग सान सूकी प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए, लेकिन सेना का एक व्यक्ति जो है स्टेट काउंसिलर बनेगा, प्रधानमंत्री के बराबर उसको पावर रहेगी। ऐसा संविधान बताओ बना दिए, जहां मान लो लोकतंत्र स्थापित भी कर दिया गया, लेकिन गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय सब उन्हीं के पास, सेना के पास, और उनका एक स्टेट काउंसिलर लेवल का बंदा जो प्रधानमंत्री जैसी पावर रखता हो, 25% वो उनके पास। तो बनने के बावजूद भी, ठीक है, सरकार बन गई, आंग सान सूकी को प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर चुनाव हुए, 2015 में चुनाव हुए, 5 साल बाद 2020 में चुनाव हुए, और 2020 में जब चुनाव हुए तो आंग सान सूकी की पार्टी ने बढ़िया जीत फिर से हासिल की। ऐसा लगा म्यांमार अब सही रास्ते पे आ गया, ट्रैक पे आ गया है। तो म्यांमार की सेना को ये हजम नहीं हुआ, उनको लगा ये ठीक नहीं है, इतना नहीं, 5 साल बहुत हो गया, इस बार हमें जिताना चाहिए था। उनको लगा फिर हमारा राजनीतिक प्रभाव खत्म हो रहा है, तो डेमोक्रेसी डेवलप हो रही है। छोटे छोटे वाले कह रहे थे हम स्वतंत्र कब होंगे, हम स्वतंत्र कब होंगे, इनकी अपनी लड़ाइयाँ चल रही थी। तो फाइनली 1 फरवरी 2021 को नई संसद का सत्र शुरू होने वाला था। सब जितने भी यहाँ पे सांसद वगैरह से सब तैयार व्यार होके आ रहे थे, तभी अचानक से जनरल मिन ऑन्ग के द्वारा, पर्सन का नाम है मिन ऑन्ग, जनरल है वहाँ के, इन्होंने तख्ता पलट की घोषणा कर दी। आंग सान सूकी के ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा लगाया। यहाँ के राष्ट्रपति विन मिंट थे, सभी को पकड़ के सब पे भ्रष्टाचार का मुकदमा है, सब करप्ट हैं। सबको गोपनीयता अधिनियम लगा दिया गया, पुराने वही लगा के राष्ट्रीय कानून लगा दिए गए, झूठे आरोप लगाए, गिरफ्तार कर लिया गया, और ऐसी जगह डाल दिया गया जहां दुनिया का कोई आदमी ना पहुंचे, सूरज की रोशनी भी ना पहुंचे, गुप्त कारावास में डाल दिए गए। बस यही चल रहा है वहां पे। बीच में अभी फोटो अभी आई थी आंग सान सूकी की, तब से अब आई थी। हाँ, सेना के पास जो अराजक है, पूरे देश में ही ये सब कुछ चल रहा है। जब सभी सैनिक बने बैठे हैं तो सेना संभालती है कमांड। संविधान के साथ पावर है ना, जैसे हमारे देश का संविधान बहुत मजबूत है, हमारे यहाँ सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति है, फिर राष्ट्रपति भी बेचारा कैबिनेट के मजबूर है, कैबिनेट के पास पावर है। हमारे यहाँ पे रक्षा सेना जरूर करती है, लेकिन रक्षा मंत्रालय है, वो मिनिस्ट्री करती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री बैठे हुए। आम जनता भी मतलब अलग अलग, जब सबके अपने सेल्फ इंटरेस्ट है ना, राष्ट्रवाद की भावना परिपक्व ही नहीं है। आप ये सोचिए ना, राष्ट्रवाद की भावना कहाँ है हमारे यहाँ पे? इतनी विविधता होने के बाद भी हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। जिस दिन 15 अगस्त होगा, 26 जनवरी होगी, जिस दिन राष्ट्र की बात होगी, जिस दिन जनगण मन की बात होगी, जिस दिन वंदे मातरम की बात होगी, हम सबसे पहले खड़े हैं उस दिन। फिर हमारे लिए इब्बट कुछ नहीं, हमारे लिए तिरंगा सबसे ऊपर है। यहाँ पे अपना सबका खुद का झंडा है, सेल्फ इंटरेस्ट है। हाँ, मशीनरी। तो जब ये 1921 में घटना घटी तो जितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, वो लोग रोड पे उतर आए, प्रदर्शन करने लग गए। सेना ने कहा चला दो, जनरल डायर टाइप में गोलियां ही गोलियां, सब पे गोलियां चला दी गई, हजारों लोगों को भून दिया गया रोडों में। 2021 के वो वीडियो। अब लोकतंत्र समर्थक बचे ही नहीं, सबको निपटा दिया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा, हम भी एक सेना बना लेते हैं। तब उन्होंने सेना बनाई, तब उन्होंने एनयूटी बनाई, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बना दी उन्होंने। अभी भी यहाँ पे गवर्नमेंट चलती है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट चलाती है, वो लोकतंत्र के हिसाब से चल रही है, लेकिन वो भूमिगत होकर, अंडरग्राउंड होकर चल रही है। देखो जब, हाँ रोहिंग्या,
नोबेल प्राइज वाला जो मैटर था ना आपका, हाँ। देखो रोहिंग्या का मामला भी मैं आऊँगा, मैं धीरे धीरे, मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करने दो ताकि मैं कड़ी के साथ जोड़ता जाऊँ। अभी आंग सांग सूकी में आते हैं। तो यहाँ पर आज म्यांमार में लोकतंत्र की स्थिति, ये तो क्लियर हो गया ना कि अभी यहाँ एक गवर्नमेंट चल रही है, अंडरग्राउंड गवर्नमेंट है, ठीक है, 2021 से, लेकिन यहाँ पे सैन्य शासन है। वो गवर्नमेंट मेन स्ट्रीम पे नहीं है, सेना ही मेन स्ट्रीम पे है। आज ही भारत सरकार को कोई डायलॉग स्थापित करना हो तो कुछ जगहों पे लोकल आर्मी से करती है, कुछ जगहों पे सेना से करती है, ठीक है। तो म्यांमार में लोकतंत्र की स्थिति, और जनता को सेना ने उखाड़ फेंक दिया पूरी तरीके से। जनता भी हथियार उठा चुकी है। जनता ने पीपल डिफेंस फोर्स बना रखा है, यानी पब्लिक की भी अपनी एक फोर्स है, आर्मी की भी फोर्स है, जनता की एक फोर्स है। जनता की एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या नाम है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, और जनता की अपनी खुद की फोर्स है, जहां की पब्लिक ही बेचारी फोर्स बनी घूम रही हो। आप ये भी तो समझिए ना। और बहुत सारे पुराने विद्रोही समूह हैं, कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है, कारेन लिबरल, कई सारी आर्मी है, सब चल रहा है, गठबंधन चल रहा है, चीजें चल रही हैं। अब देश में एक चीज अभी देखने को मिल रही है म्यांमार में कि सेना चारों तरफ से घिर चुकी है। सेना की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पर। सेना के पास बहुत ज़्यादा संसाधन भी नहीं है, क्योंकि अब लोकल लेवल पे इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सेना कुछ जगहों में ही है। यहाँ पे मंडाले में सेना के पास पावर है, नेपीद्या यहाँ की राजधानी है आपकी, ठीक है। मंडाले में पावर है, नेपीद्या में है और यंगून में है। 3 जगह सेना बची है। म्यांमार सेना की बात कर रहा हूं। विद्रोही समूहों को बीच बीच में कुचलने की कोशिश करते हैं, हवाई हमले कर देंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन पूरी तरीके से प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अभी यहाँ पे कोई है ही नहीं। अब आते हैं रोहिंग्याओं के पास। रोहिंग्याओं का मुद्दा क्या है? रोहिंग्या संकट पूरे विश्व की समस्या बन चुकी है, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की, और बहुत पुरानी समस्या है। ये रखाइन अराकान क्षेत्र की समस्या है, रखाइन क्षेत्र की समस्या। यहाँ बौद्धिस्ट कम्युनिटी है आपकी, तो यहाँ पे मुस्लिम और बौद्धिस्ट आबादी एक समय स्थायी रूप से रहती थी। कब? जब अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने यहाँ पे आबादी को बसाया भी, बाहर से ला करके भी भेजे, और ये अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों ने इनसे धान की खेती करवाई उस समय, ठीक है। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग ला करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, मजदूर ले आए यहाँ पर। बांग्लादेश से मुस्लिम आबादी थी, वो मुस्लिम आबादी को यहाँ पर ले आए चावल की खेती के लिए, गिरमिटिया मजदूर बना करके। गिरमिटिया एक लेटर हुआ करता था, उस लेटर को साइन कराते थे और ले आते थे अस्थायी तौर पे, तो आके यहाँ पे रहने लग गए। अराकान क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग लेकर आए बांग्लादेश से। अब यहाँ रह कौन रहे थे? बौद्धिस्ट कम्युनिटी रह रही थी। यहाँ पे एक दूसरा डेमोग्राफी चेंज किया आपने, यहाँ पर क्या लेकर आ गए आप? मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर चले आ गए। तो जो स्थानीय बौद्ध रखाइन लोग थे, उन्होंने नए आए मुस्लिम प्रवासियों को, जिनको बाद में रोहिंग्या कहा गया, उनके बीच में सामाजिक धार्मिक तनाव पैदा हो गया, ठीक है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में, दोनों ही समुदाय हिंसक हो गए। यहाँ ये अपना युद्ध चालू कर दिया, लड़ाइयां चालू हो गई। इसमें आजादी हो गई 1948 में। 1982 में एक नागरिकता कानून आता है, और आजादी के बाद म्यांमार की जो सैन्य सरकार है, जो वहां की सेना है, उन्होंने 1982 में कानून लेकर आई, नागरिकता कानून पारित किया। उन्होंने कहा केवल उन्हीं जाति समूहों को म्यांमार का नागरिक माना जाएगा जो 1823 में प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध, यानी पहला अंग्रेजों और बर्मा के बीच में जो युद्ध हुआ था 1823 में हुआ था, उससे पहले जो म्यांमार में रह रहे थे। सोचो आप, कब की बात, कब लाए कानून ये? 1982 में। और कब के लोगों को बोल रहे हैं, कब नागरिकता, कब को नागरिकता नहीं मिली? जो 1823 से पहले म्यांमार में रहते वो नागरिक हैं, बाकी नागरिक नहीं है। और रोहिंग्या बेचारे कब आए थे? ये तो अंग्रेज लेकर आए जब बर्मा युद्ध हुए। बर्मा युद्धों के बाद उन्होंने इस क्षेत्र में कब्जा किया और इस क्षेत्र में लोगों को लेकर बसाना चाहा। वो अंग्रेज, जैसे अभी हमारे यहाँ एक कानून बन जाए, नागरिकता कानून। क्या कानून बन जाए कि 1600 AD में अंग्रेज आए थे यहाँ पे, 1757 में प्लासी जीते थे, कानून बना दे 1787 से पहले के लोग सब नागरिक हैं, बाकी नागरिक नहीं है। फिर क्या होगा? ऐसा कानून बनाया गया पूरी तरीके से, तो इनकी नागरिकता के राइट खत्म हो गए, तो अब नागरिक बचे ही नहीं बेचारे। समझिए, सरकार ने बकायदा 135 आधिकारिक जनजातियों की सूची जारी की।
उसमें रोहिंग्याओं का नाम ही नहीं था कि वो जनजाति यहाँ की, बाकायदा एक लिस्ट जारी की गई, ये जनजातियां म्यांमार के नागरिक हैं, ये नहीं है। रातों रात 10 लाख से 15 लाख रोहिंग्या लोग अपने देश में ही विदेशी हो गए, यहीं रह रहे थे, अवैध बांग्लादेशी हो गए, अप्रवासी बन गए। अब बांग्लादेश उनको स्वीकारने को तैयार नहीं है। नागरिकता का जब आपने राइट नहीं दिया, वोट नहीं दे सकते, म्यांमार में यात्रा नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते, सरकारी नौकरी में फॉर्म नहीं भर सकते, हायर एजुकेशन में स्कूलों में पढ़ नहीं सकते, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, सबसे वंचित हो गए। सोचिए एक ऐसी कम्युनिटी जिसके पास उसका कुछ भी नहीं है, और एक गड़बड़ हुई, म्यांमार की गवर्नमेंट ने किया ये काम, सबसे खत्म कर दिया उन्हें। अब कहां जाएंगे? आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी रोहिंग्याओं की, समंदर में तैरते हुए, समंदर में जा रहे हैं, कहाँ ऐसे बहुत जहाज़ों में जा रहे हैं, कैसे भी करके कोई देश में शरण लें, भारत भागे, बांग्लादेश बांग्लादेश जा रहे हैं, वहाँ भगा दे जा रहे हैं। तो अब वो एक देश विहीन लोग हैं, तलाश कर रहे हैं अपनी, उनकी कोई पहचान ही नहीं है, कोई उनका अस्तित्व ही नहीं बचा। ये है रोहिंग्या संकट। अब क्या होता है जब ये हो गया, यहाँ पे रोहिंग्याओं को तो विदेशी बना दिया गया। कब का अधिनियम बताया मैंने आपको? 1982 का नागरिकता कानून, एक स्टेटलेस कम्युनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया उनको। 2017 में अराकान रोहिंग्या साल्वेन आर्मी बनी, इन्होंने कहा हम अपनी फौज खुद बनाएंगे, इन्होंने भी आर्मी बना ली। क्या बनाई इन्होंने? रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी, ठीक है, ARSA बनाई इन्होंने। उग्रवादी समूह रखाइन प्रांत में एक सेना बना ली कि भैया हम जो है, अब इन्होंने, सेना ने क्या किया, यहां पे 30 चौकियों पे हमला कर दिया। अब वो सेना ने क्या किया, अब अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उन्होंने हमला किया। जैसे ही इन्होंने हमला किया, म्यांमार की सेना टूट पड़ी। मतलब आप सोच नहीं सकते क्या हुआ था उस समय काल पे। सेना ने, स्थानीय चरमपंथी बौद्धिस्ट ग्रुपों ने, बौद्ध धर्म को जिसको हम अहिंसा का बोलते हैं, सब ने मिलकर रोहिंग्याओं के सैकड़ों गांवों में आग लगा दी। पूरे गांव में आग ही आग। हजारों रोहिंग्या पुरुष, हजारों रोहिंग्या महिलाएं, हजारों रोहिंग्या बच्चे बेतरमी से मार दिया गया, हत्याएं कर दी गई, सामूहिक बलात्कार किए गए इनके क्षेत्र से। अब ये खौफनाक मंजर बन गया। यहाँ पे 10 लाख की आबादी थी, लगभग 7.5 लाख रोहिंग्या यहां से भागकर बांग्लादेश पहुंचते हैं। यूनाइटेड नेशन ने कहा ये तो जातीय नरसंहार हुआ, बहुत बड़ा। मतलब आप सोचिए, जातीय नरसंहार के तौर पे एक इथनिक आपने क्लिंजिंग कर दी। म्यांमार पूरे गवर्नमेंट के खिलाफ एक जो है नरसंहार का मामला भी दर्ज किया गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। आज भी मैंने आपको जब बांग्लादेश बताया था तो मैंने कॉक्स बाजार तट बताया था, यहाँ पे बताया था ना, कॉक्स बाजार तट, चिन्हट चटगांव में कॉक्स बाजार तट आपका है। आज भी कॉक्स बाजार तट में शरणार्थी शिविर बने हुए हैं। 10 लाख रोहिंग्या बहुत दयनीय स्थिति में, बांग्लादेश सरकार भी इनको कोई राइट देने को तैयार नहीं है, ठीक है। म्यांमार ने, अभी गृह युद्ध चल रहा है, रखाइन प्रांत की स्थिति बहुत बुरी कंडीशन में है। यहाँ पे पूरा अशांत है क्षेत्र, जैसे अशांत चल रहा है, और यहाँ पे कोई संभावना नहीं है कि इस पूरे क्षेत्र पे कोई जा पाए। यहाँ पे बौद्धिस्ट, यहाँ पे अलग से कई सारी सेनाएं बन गई हैं। तो ये है रोहिंग्या संकट जिसे हम बोलते हैं। इतना समझ में आया? अब एक चीज समझिए, 1937 तक सब ठीक था, प्रशासन दिल्ली से चल रहा था, कलकत्ता से चल रहा था, अंग्रेज प्रशासन चला रहे थे। 1937 तक भारत शासन अधिनियम बना 1935 में, लेकिन भारत का ही हिस्सा था, म्यांमार अलग नहीं था। प्रशासन दिल्ली कलकत्ता से चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत से बर्मा को अलग करने की बात हुई। पहले जुड़ा कैसे, पहले ये समझिए। 2 युद्ध हुए, एक बार में नहीं जीता इनको भी, 3 बार में जीता। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 1826, असम, मणिपुर, तटीय अराकान, हाँ 1823 से 1826 के बीच में। तो असम, मणिपुर, तटीय अराकान क्षेत्र पर पहले कब्जा किया। नॉर्थ ईस्ट पे घुसे अंग्रेज, घुसने के बाद यहाँ असम जीता, अराकान ये वाला रीजन जीता, इस पूरे क्षेत्र को जीता इन्होंने, कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला फिर हुआ द्वितीय अराकान 1852 में हुआ, द्वितीय बर्मा युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में किया। इसमें इन्होंने निचला बर्मा को जीत लिया, लोअर बर्मा को जीत लिया, पूरा लोअर बर्मा को, रंगून को भी जीत लिया। फिर तृतीय बर्मा युद्ध हुआ आंग्ल बर्मा 1885 में। यहाँ पे राजा थे, राजा थिबा,
राजा थीबा को गद्दी से हटा दिया और ऊपरी बर्मा अपर बर्मा को जीत लिया। तो पहले सीमावर्ती क्षेत्र जीता, फिर लोअर बर्मा जीता, फिर अपर बर्मा भी जीता, और 3 आंग्ल बर्मा युद्ध आपके हुए थे। लेकिन बर्मा की भाषा, वहां की संस्कृति, वहां का खान पान, वहां पे थेरवाद था, बौद्धिज्म धर्म था, भारत की मुख्य भूमि से अलग था। ये यहाँ का कल्चर अलग था, यहाँ जनजातीय समूह थे, आपके जनजातियां भी थी। बर्मी लोगों को कभी ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो भारत के हिस्से हैं। बर्मी राष्ट्रवाद का भी जन्म हो रहा था। बर्मा तो भारत का प्रांत बना लिया, अंग्रेज कलकत्ता और दिल्ली से चलाते थे इसे। तो अंग्रेज जब प्रशासन चलाते थे, पहले तो इसको जोड़ा, देखो 3 युद्ध करके इसको भारत का हिस्सा बनाया अंग्रेजों ने, उससे पहले तो अलग ही था ये। तो जब अभी अखंड भारत की बात करते हैं ना, तो अखंड भारत में आपका बर्मा भी आता है। तो बर्मा भारत का प्रांत बना, अंग्रेजों ने प्रशासन चलाने, व्यापार विकसित करने, और लाखों भारतीय, बंगाली, तमिल और मारवाड़ी, अंग्रेज देखो यहां से भारतीयों को भेज रहे हैं, जाओ यहां पर। इन्होंने यही काम किया, यहां की डेमोग्राफी चेंज किया। मारवाड़ी कम्युनिटी को भेजा, बंगाली कम्युनिटी को भेजा, तमिल कम्युनिटी को भेजा। अब भारतीय लोग पहुंच गए यहां पे, मारवाड़ी लोग दिमाग से तेज, उन्होंने यहां के लैंड पे कब्जा करना चालू किया। उपजाऊ मिट्टी थी, इरावदी नदी का क्षेत्र था आपका, तो यहां पर जो है सब जमीनों के मालिक बन गए। बैंकिंग सिस्टम पे कब्जा कर लिया इन्होंने, मारवाड़ी रीजन ने, तमिल लोगों ने, बंगाली लोगों ने व्यापार पर हावी हो गए। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो उन्होंने कहा यार बाहर के लोग आ गए, हम गरीब बड़े हैं। अभी भी देखिए ये चीज़ है भारत में, आप आज देखिए महाराष्ट्र में जो विरोध होता रहता है बीच बीच में, है ना, आज आप तमिलनाडु में देखिए बीच बीच में आवाज़ उठती रहती है। ये मुद्दा तो है स्थानीय वर्सेस गैर स्थानीय, और ये तो उस टाइम की बात है। तो यहाँ पे भारी असंतोष हमें देखने को मिला। 1930 में यहाँ पे बहुत बड़े दंगे हो गए, भीषण दंगे, भारत और बर्मा, भारतीयों को चुन चुन के मारने लग गए ये लोग, ठीक है, भारत विरोधी दंगे, भारत का जो भी यहाँ पे लोग मिलता, बैंकर मिलता, सबको मारने लग गए। कलकत्ता और दिल्ली से इतना दूर था कि अंग्रेजों के लिए बहुत कठिन लग रहा था, ये यहाँ तक सेना पहुंचाना सब दुर्गम लग रहा था। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, ये रहेगा तो हमारा ही क्षेत्र, हम ही इस पे शासन करेंगे, लेकिन अब इसको एक अलग देश ही बना देते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, आप सभी जानते हैं, साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी इससे पहले, और उसमें भी साइमन कमीशन रिपोर्ट में भी ये बात थी कि बर्मा को अलग कर देना चाहिए। और उसके पीछे का कारण क्या था? अलग कारण था, समझिए, अलग कारण था। दरअसल देखो एग्जैक्ट मैं आपको कारण बताऊं, साइमन कमीशन ने जो कहा, ये तो मैंने आपको जनरल पॉइंट बताया। साइमन कमीशन ने कहा कि अभी तो तुम भारत में ही झेल रहे हो इस चीज को, गांधी जी यहां पे सक्रिय हैं, एक आंदोलन, असहयोग आंदोलन चला चुके हैं, और यदि तुमने बर्मा को अलग नहीं किया तो यहां पे यदि राष्ट्रवादी आंदोलन चालू हो जाएगा तो तुम संभाल नहीं पाओगे, इसलिए इसको अलग कर दो। साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने यह कहा कि भारत में बहुत तेजी से स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, ये पूर्ण स्वराज्य की बात कर रहे हैं। हमने 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया, तो आंग्ल ये बर्मा तक बात ना पहुंचे इससे पहले इसको अलग कर दो, नहीं तो फिर नहीं संभाल पाओगे, जल्दी जाना पड़ेगा। तो ये साइमन कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया। तब जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत सरकार अधिनियम 1935 जब पारित किया, तो पारित करने के साथ साथ बर्मा सरकार अधिनियम 1935 भी पारित किया गया, अलग से लाया गया पूरा। भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारत में शासन करेंगे, बर्मा सरकार अधिनियम 1935 से बर्मा में शासन करेंगे। इन्होंने 2 अधिनियम पारित किए, और 1 अप्रैल 1937 को बर्मा को आधिकारिक तौर पे ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। रंगून में एक अलग गवर्नर नियुक्त किया गया, जो सीधे लंदन में बैठे हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर बर्मा बनाया गया, उसको रिपोर्ट करता था। अलग से पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया, अलग से एक देश बना दिया गया, ठीक है। इतने तक कोई दिक्कत तो नहीं है, एक एक चीज क्लियर होती जा रही है ना। अब आप लोगों ने बर्मा को इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, जनरल 2-4 बातें आप लोगों को पता होंगी बस। अब बात आती है इसकी राजधानी, आज जो है वर्तमान राजधानी कोई बताएगा क्या है? नेपिदा इसकी राजधानी है, यहां पर है, ये है ना, ये राजधानी है आपका नेपिदा। यहां कैसे आ गई? पहले तो राजधानी आपने यंगून सुना होगा,
म्यांमार की राजधानी का इतिहास भी सैन्य तानाशाही का एक अजीब, जैसे तुगलकरी मोहम्मद शेख तुगलक था ना, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, नेपी देव से आ गई। पहले राजधानी रंगून हुआ करती थी, रंगून का पहले नाम यंगून हुआ करता था, और अंग्रेजों के समय से यंगून ही राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी रही। तटीय शहर था, इरावदी नदी के मुहाने पर था। ये आप देख रहे हैं, ये शहर की बात कर रहा हूं, यंगून की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इरावदी नदी के मुहाने पर था, तटीय शहर था, कोस्टल एरिया था, ट्रेड करते थे यहाँ पे, औपनिवेशिक शहर था, खूबसूरत था, सब कुछ था यहाँ पे। बहादुर शाह जफर को लास्ट में यहीं भेजा गया था, रंगून ही भेजा गया था। आज भी यहाँ पे बहादुर शाह जफर 1862 में खत्म हो गया, उसकी मजार भी बनी हुई है यहाँ पे। लेकिन 6 नवंबर 2005 को यहाँ पे म्यांमार में तानाशाही जनरल थे जिनका नाम था थान स्वे। यहाँ का जनरल था 2005 में थान स्वे। उसने एक आदेश दे दिया, तुगलकी फरमान दे दिया, कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की। उसने बस ये कह दिया कि चलो भाई यहां से। अभी मैं बताऊंगा क्यों कहा उसने। हजारों सरकारी कर्मचारियों को ट्रकों में भरकर यंगून से 320 किलोमीटर उत्तर पहुंचा दिया गया, निर्जन जंगली इलाकों पर। कुछ नहीं था, घोष्ट था, जंगल था, यहां कोई रहता ही नहीं था। यह पूरी तरीके से भूतों का शहर था, भूतिया शहर था, ये जंगल ही जंगल था। सबको यहां उठा के ले आए, सारे सरकारी कर्मचारियों को, बोले आप, ये तुम्हारी राजधानी है, नया शहर बसाएंगे, नया शहर लाएंगे। कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया। अब ये जो होते हैं ना वो रक्षा विश्लेषक विदेशी, अभी तक आता, अब कोई सेना में कोई है ही नहीं, कौन बताए, किसी की हिम्मत है उनसे पूछ सके। तो ऐसा पाया गया, एक तो इनको विदेशी आक्रमण का डर लगा होगा, इराक युद्ध चल रहा था 2003 में, तो म्यांमार के इराक युद्ध में, इराक में कौन बैठा था, एक तानाशाह। यहां कौन बैठे थे, तानाशाह, वो भी जनरल था। सद्दाम हुसैन के बारे में आपको पता ही है। सद्दाम हुसैन गल्फ वार में 1990 के दशक में खाड़ी युद्ध चल रहा था। तो म्यांमार को लगा हम भी तानाशाह हैं, और तानाशाहों को इस समय अमेरिका छोड़ नहीं रखा है, हमें भी ना छोड़े, यहां पे भी ना लोकतंत्र की स्थापना करने आ जाए। तो उसने कहा यहां पे ठीक नहीं, ये सही जगह नहीं है, कोस्टल एरिया यहाँ पे। तो विदेश, इन्होंने कहा कि अमेरिका आसानी से हमला कर लेगा, उसके पास बहुत अच्छी नौसेना है, यांगून समुद्र के किनारे है, जबकि कितना, मतलब कोई मतलब ही नहीं इस चीज का। अरे जिसको हमला करना है आज के टाइम पे नौसेना भर तोड़ना है। तो एक तो पहले तो इनको ये लगा, इन्होंने कहा जंगलों में चलते हैं, पहाड़ों में चलते हैं। आप मतलब शासन जंगलों से तोड़ना चलता है। इन्होंने कहा कि कोई आप मतलब अपराधी किस्म के लोग थोड़ो ना हो। तो इन्होंने जंगलों में अंदरूनी हिस्से में बीचों बीच ले गए। एक तो सुरक्षा के दृष्टिकोण देखा होगा नेपीदिया को लिए। अभी भी बहुत सारे लोग पूछ लो राजधानी क्या आदेश, लोग तो यंगून बताते हैं, उन्हें बताना नहीं भाई नेपीदिया होगी। क्यों, किसी को बताया नहीं इन्होंने कि हमने राजधानी बदल ली। इसके बाद दूसरा कह रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि चारों तरफ विदेशी जो है समूह डेवलप हो चुके थे, विद्रोही समूह, यहाँ विद्रोही, यहाँ विद्रोही, यहाँ सेना, यहाँ सेना, यहाँ से, इन्होंने कहा बीच में बैठेंगे हम सबके साथ, यहाँ बैठेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, हम सबको संभाल लेंगे। वही वाली कहानी। उसने क्या दिमाग लगाया था, दिल्ली से दौलताबाद ले चलते हैं ताकि दक्षिण भारत में बार बार जाने का खर्चा बचे, दक्षिण भारत के राज्यों को कंट्रोल कर लूंगा। तुगलक वाला सोच। इनको लगा कि नेपीदिया एक ऐसी जगह है जहां से अलग अलग कोने पर, तो हम बीचों बीच सेंटर में बैठेंगे, तो सेंटर में आके बैठ गए। ठीक है, सभी पे नजर रख पाएंगे, सभी पे सेना भेज पाएंगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, देखो ये एग्जैक्टली नहीं, कुछ कहते हैं ज्योतिषी कारण भी है। बर्मा के जनरल कहते हैं बहुत अंधविश्वासी टाइप के थे। जो जनरल था, एक ज्योतिषी ने सलाह दी थी कि यदि, पहले तो उसको बोला कि यदि तुम यंगून में रहोगे बदल जाओगे, तुम्हें सत्ता पलट जाएगी, तुम्हें कोई हटा देगा। उसको किसी ने ये बोल दिया। तो इससे अच्छा है कि तुम अपनी राजधानी को क्या कर लो, बदल लो। अब राजधानी बना, सब जगह पे विद्रोही संगठन बैठे हुए थे, उसको यही जंगल लगा, नेपीदिया ही आ गए। अब जब नेपीदिया यहाँ आए, अरबों डॉलर खर्च करने पड़े, लंदन से कई गुना, बहुत बड़ा है ये। तो यहाँ पे कंडीशन बहुत खराब थी, यहाँ पे सब कुछ बनाया गया बाद में, बहुत पैसा लगाया गया। इतना पैसा इनके पास था भी नहीं, जितना भी था वो सब लगा डाला यहाँ पे।
अभी इन्होंने 20 लेन का एक चौड़ा हाईवे बनाया है ताकि यहाँ पे सेना टैंक उतार सके रोड में। टैंक उतारने के लिए पूरा एक बना रखा है, विमान भी उतार सके उस पे। एक्सप्रेसवेज बनाए गए हैं बड़े बड़े कि कभी जरूरत पड़ेगी तो वहीं से लड़ेंगे। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें यहाँ बनाई हैं, आलीशान होटल बनाए, सारा पूरा जितने इन्वेस्टर थे सबको बोले चलो नेपिदा में इन्वेस्ट करो, यहाँ होटल बनाओ। गोल्फ कोर्स बनाए गए, चिड़ियाघर बनाए गए। पेंगुइन के बारे में जानते हैं आप? पेंगुइन, पेंगुइन कहाँ रहता है? ठंडा क्षेत्र में रहता है ना। यहाँ कृत्रिम ठंडा वातावरण बनाया गया उसके लिए बाकायदा, पूरा पेंगुइन रह सके। यंगून के दृश्य, जो जो चीजें यंगून में थी सब यहाँ डेवलप की गई। तो अनावश्यक पैसा लगाया इन्होंने यहाँ पे। फिर भी इतना सब पैसा लगाने के बाद भी आज भी यहाँ कोई रहता नहीं है। नेपिदा में कौन रहेगा? यहाँ मॉल बने हुए हैं लेकिन वो मॉल खाली पड़े हुए हैं। सड़कें बनी हुई हैं, सड़कों में कोई रहता नहीं है। सिर्फ 2 लोग रहते हैं, सरकारी कर्मचारी और विदेशी डिप्लोमेट। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसको घोस्ट टाउन कहा जाता है, भूतों का शहर अभी भी कहते हैं इस राजधानी को। लोग आ ही नहीं रहे, भरोसा नहीं, क्योंकि अब कौन आएगा? जनजातियां अपने कल्चर वाली हैं, उन्हें अपने कल्चर अपनी संस्कृति को लेकर के। तो अभी ये शहर की स्थिति काफ़ी बुरी है। चाइना धीरे धीरे यहाँ पर प्रवेश कर रहा है इस पूरे क्षेत्र में। ठीक है, अब सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, इतना समझ में आया कुछ? ठीक है, म्यांमार के बारे में। सीमावर्ती देश आप जानते हैं, उत्तर पूर्व में चाइना है, ऊपर चाइना लगा हुआ, ये पूरा चाइना देखो, चाइना है, ये चाइना है। चाइना का ये सब क्षेत्र चाइना से लगे हुए हैं, शान क्षेत्र सब चाइना से लगे हुए हैं। ठीक है, लगभग 2185 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है चाइना की, और सब ऑलमोस्ट डेजर्ट, पूरा फॉरेस्ट एरिया ही है आपका। ठीक है, यदि इसको एशिया पहुंचना है चाइना को तो बहुत अच्छा है, म्यांमार के थ्रू इसको फिर मलक्का जल संधि, एक तो ट्रेड इसे मलक्का से करता है, ये है आपका मलक्का, यहाँ पे नीचे है आपका, है ना। तो ये इसके लिए ये रास्ता अभी यहाँ पे रोड ये डेवलप कर रहा है चाइना बड़े स्तर से। वो हिंद महासागर से अपने आप को यहाँ से कहीं से जोड़ रहा है। ये सितवे पोर्ट ये हमने ले रखा अभी, सितवे पोर्ट। ये पूरे रीजन पे अभी चाइना धीरे धीरे भी बताऊंगा कहाँ कहाँ चाइना आ चुका है। वो मलक्का जल उसको लग रहा है कभी ना कभी बंद होगी, मेरा ट्रेड खराब ना हो, तो एक इंफ्रा वो बना रहा है म्यांमार से होकर के। ठीक है, वो दूसरा, भारत के 4 राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, 4 हमारे लगते हैं। नीचे थाईलैंड के साथ भी बॉर्डर लगती है। आप देखिए ये थाईलैंड है पूरा। थाईलैंड में भी सैन्य शासन ही रहता है, थाईलैंड में भी लोकतंत्र बहाली नहीं है, यहाँ भी हालत बहुत खराब है। किसी दिन थाईलैंड भी हम पढ़ेंगे जब। तो म्यांमार की सबसे लंबी सीमा थाईलैंड से ही लगती है, 2416 किलोमीटर है। कई युद्ध हुए हैं थाईलैंड के साथ, अच्छे रिश्ते नहीं म्यांमार के। ठीक है, ट्रेड वगैरह होते हैं यहाँ पे। इसके बाद है बांग्लादेश, पश्चिम में बांग्लादेश लगता है आपका, ये बांग्लादेश है। ठीक है, थोड़ी सी बॉर्डर्स आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है, 271 किलोमीटर की। रोहिंग्या शरणार्थी वाला मैटर यहाँ पे बना हुआ है, इस कारण से यहाँ भी दिक्कत है। एक बॉर्डर लाओस के साथ भी लगती है, यहाँ पे देखिए लाओस के साथ बॉर्डर भी लगती है। ठीक है, मेकांग रिवर के बारे में, मेकांग रिवर भी है यहाँ पर, छोटी सी बॉर्डर है, मेकांग रिवर यहाँ पे बॉर्डर बनाती है लाओस और म्यांमार की। अब देखो हिमालय जो है आपका उत्तर में भी है, आप देखिए यहाँ पर ये हिमालय है, यहाँ पे अराकान योमा है, आप देख पा रहे हैं। ये सान प्लेट्यू है, पठार है, सान का पठार है। यहाँ पे ये रेंज है, आप देखिए एक रेंज यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऊपर, हिमालय की ही एक ब्रांच है जिसका नाम है हका काबो राजी। कभी ये नाम सुनने में आता है, यहाँ पे देखिए माउंट हका काबो राजी है आपका, हिमालय का ही है आपका। ठीक है, उत्तर में हिमालय है आपका हका काबो राजी। ठीक है, चोटी है आपकी 5881 मीटर की चोटी है, सबसे हाईएस्ट पीक है दक्षिण पूर्व एशिया की। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक म्यांमार में अवस्थित है, हिमालय का ही विस्तार है। हका काबो राजी, हका काबो राजी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे ऊंची चोटी। फिर बीच में आप देखेंगे ये आपका पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है,
नेपिदिया वाला क्षेत्र जो है, मैदानी इरावदी नदी का मैदान है बीच में। म्यांमार का सबसे उपजाऊ हिस्सा है। देश की अधिकांश आबादी खेती भी करती है, रहती भी है यहाँ पे सेंटर वाले क्षेत्र में। बगल में सान प्लेट्यू है आपका, ये आपका सान प्लेट्यू है, पठारी क्षेत्र है। खनिजों और चाय की खेती, खनिजों और चाय की खेती के लिए पूरा का पूरा क्षेत्र है आपका। प्राचीन काल में यहां पर पागन साम्राज्य था आपका, पागन साम्राज्य था, और पागन साम्राज्य ने ही पूरे बर्मा को एकीकृत किया। थेरवाद बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया, बौद्धिज्म को अपनाया इन्होंने। हजारों बौद्ध पैगोडा बनाए, मंदिरों का निर्माण करवाया। आज भी यहां पर जो है ना, पागन शहर में, पागन शहर है पूरा आपका, उसको बागान बोलते हैं, अभी मैं बता दूंगा। बौद्ध पैगोडा बनाए गए हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है आपका। फिर इसके बाद यहाँ पर 1510 से 1772 के बीच में तुंगू साम्राज्य आया। पहले पागन साम्राज्य था, फिर तुंगू साम्राज्य आया, और यहाँ पे बहुत पावरफुल था आपका म्यांमार का साम्राज्य पूरा का पूरा। इसने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता। थाईलैंड का एक साम्राज्य था अथुथया साम्राज्य, उसको जीता। लाओस को जीता, मणिपुर को जीता, और पूरा म्यांमार एक सबसे मजबूत देशों में से एक था। क्षेत्रीय सुपर पावर में कन्वर्ट हो गया तुंगू साम्राज्य के टाइम पीरियड पे। तब भारत में चल रहा था इस समय 1510 के आसपास क्या चल रहा था भारत में, मुगलों का प्रभुत्व चालू होता है, मतलब स्टार्टिंग फेज है। 1526 से आपका बाबर आता है, तुंगू साम्राज्य, और यहाँ पे ये चल रहा था। फिर इसके बाद कोनबोंग साम्राज्य आया यहाँ पे। कोनबोंग साम्राज्य जो है 1752 से लेकर 1882 तक रहा यहाँ पे। बर्मा का अंतिम शाही राजवंश था आपका। चीन के आक्रमण लगातार इस समय होते रहते थे। चीन में जो है किंग साम्राज्य था, किंग राजवंश के लोग शासन करते रहते थे, लेकिन कंटिन्यूअस ये सब चीजें होती रही। इसके बाद आप सभी को पता है अंग्रेज प्रवेश कर गए। पहला आंग्र बर्मा युद्ध हुआ 1823-24 में, 26 तक हुआ। असम, मणिपुर, अराकान, रखाइन क्षेत्र सब खो दिया इसने, यहाँ के शासक ने। इसके बाद फिर 1852 में अंग्रेजों ने निचले वर्मा को जीत लिया, रंगून वाले क्षेत्र को। 1885 में राजा थिबा अंतिम राजा था, उसको बंदी बना लिया गया और पूरी तरीके से ब्रिटिश प्रांत बना दिया गया बर्मा को। भारत से शासन चलने लग गया, ठीक है। रंगून का नाम यांगून कर दिया, एक व्यापारिक बंदरगाह बना दिया उसको। भारत से लाखों मजदूर, बांग्लादेश से लाखों मजदूर जो है यहाँ भेजे गए, और 1937 में ये एक अलग ब्रिटिश उपनिवेश बन गया, एक ब्रिटिश अलग प्रांत बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं जनरल ऑंग सॉन्ग। जैसे हमारे महात्मा गांधी है, वैसे ऑंग सॉन्ग है। ऑंग सॉन्ग सूची के पिता का नाम है ऑंग सॉन्ग। आज ऑंग सॉन्ग सूची को लोग इतना मानते हैं, क्यों? क्योंकि इसके फादर के द्वारा ही बर्मा के इतिहास की लड़ाइयां लड़ी गई, ठीक है। तो इन्होंने जापान से मदद ली कि भाई अंग्रेजों को भगाना है यहाँ से, तो जापान से मदद ली गई, अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया। अब जब जापान ने कब्जा कर लिया फिर म्यांमार में, जापान भी इसी मूड में था कि कोई तो मिले, तो उसने कब्जा कर लिया, तो उनको लगा यार ये गड़बड़ हो गया। फिर उन्होंने क्या, अंग्रेजों से मिले कि जापानियों को भगाना है। पहले देखो जापान से मिले ताकि अंग्रेजों को भगा सके, फिर अंग्रेजों से मिले जापान को भगाना सके, तो उनको पहले इरादे नहीं पता थे। जापान ने भी यहाँ पे काफी समय तक कब्जा किया। आपको याद हो सुभाष चंद्र बोस यहीं से ऑपरेट कर रहे थे। फिर अंग्रेजों से मिले, जापान को बाहर किया, फिर जापान हार ही गया द्वितीय विश्व युद्ध में। फाइनली 4 जनवरी 1948 को बर्मा आजाद हुआ था, अंग्रेजों से आजादी मिली। लेकिन आजादी के कुछ महीने पहले ही, अभी आजाद नहीं हुआ था बर्मा, उससे पहले ही आंग सांग को राजनीतिक विरोधियों ने हत्या कर दी, मार दिया उनको, ठीक है। 1962 में पहला तख्ता पलट किया गया, लोकतांत्रिक सरकार बनी। उसके बाद आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक सरकार बनी, उसको हटा करके सैन्य शासन लागू किया गया। दुनिया से सैन्य शासन का मतलब है अब आपकी कोई विदेशी कूटनीति नहीं है। देखो कोई भी देश, हमने भी कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखे। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन तब चालू हुए जब हमने लुक ईस्ट पॉलिसी चालू की। 90 के दशक के बाद हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन चालू किए। कहाँ किससे बात करें?
इसके बाद 1988 में लोकतंत्र के लिए फिर से लोग यहां पे इकट्ठा हुए, जन आंदोलन हुआ, सेना ने सबको निपटा दिया, सबको मारा, खतरनाक मारा। उसी विद्रोह में आंग सान सू की नेता बनी थी, लीडर बन के निकल के आई, लोकतांत्रिक लीडर। 2015 में चुनाव हुए, आंग सान सू की को जिताया गया, उसकी पार्टी एनएलडी को भारी बहुमत दिया गया, उसको प्रधानमंत्री पोस्ट पहुंची। लेकिन पूरा का पूरा संविधान इतना खतरनाक था कि सेना भी सत्ता में साथ में रही। फरवरी 2021 में अंतिम जो है सैन्य तख्ता पलट हुआ था, जनरल मिन आंग के द्वारा। यहाँ पे चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर आंग सान सू की को जेल में डाल दिया गया, जबरन सत्ता को कब्जा लिया गया। पूरे देश में अभी आपका जो है पीडीएफ बन गई है, जनता ने अपनी खुद की फोर्स बना ली है, पीपुल डिफेंस फोर्स के द्वारा, पूरे जनता के द्वारा। वो कोई नहीं मानती, म्यांमार सेना को कोई नहीं मानता है। जाति सशस्त्र बल अलग बने हुए हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार भूमिगत होकर चल रही है, ये सारा मैटर है। और गृह युद्ध चल रहा है जबरदस्त तरीके से। ये है यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन, जो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपके दिमाग में बैठा दूं। कल्चर के तौर पे यहाँ पे बौद्धिज्म है, थेरवाद बौद्ध धर्म है, 90% आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है। ठीक है, यहाँ पे भिक्षु हैं, समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति को, हर बर्मी बच्चे को बौद्ध भिक्षु बनना अनिवार्य है। जीवन में कम से कम 2 बार, एक बार बचपन में, एक बार वयस्क होने पे बौद्ध भिक्षु बनता है, मॉन्क्स बनता है। कुछ समय जाके उसको मॉन्क्स के उसमें रहना पड़ता है। 135 से ज़्यादा जनजातियां रहती हैं यहाँ पर, जो ऑफिशियल है। ज़्यादा पावरफुल जनजाति का नाम क्या है? बामर कम्युनिटी, याद रखना है। 68% हिस्सा इन्हीं का है, और यही कम्युनिटी जो है पूरे के पूरे क्षेत्र पे कब्जा किए हुए है, सारे संसाधन इन्हीं के कब्जे पे है। इसके अलावा सान, कारेन, काचिन, चेन, रखाइन, ये सारे आपके हैं। ठीक है, ये लुंगी पहनते हैं, लुंगी समझते हैं? लुंगी नहीं है, वहां का पारंपरिक है, लुंगी जैसा ही है। साउथ वाले भी पहनते हैं ना हमारे यहाँ लुंगी, वैसा ही है। जैसे हमारे यहाँ ताहमक बोलते हैं, लुंगी भी बोलते हैं, अलग अलग टाइप से नाम है उसका। 2 मीटर का कपड़ा होता है, कमर में बांधा जाता है, जनरली यही पहनते हैं। पसो बोलते हैं। महिलाएं जो है हटमीना पहनती हैं। तो यहाँ पे जो है विशेष प्रकार का, यहाँ पे चंदन की खेती बड़े स्तर पे होती है। चंदन की लकड़ी यहाँ पर पाई जाती है। जो अराकान योमा क्षेत्र है, वहाँ पर एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है जिसका नाम है थनाखा। थनाखा आपका सैंडलवुड है, आपका खुशबू वाला पेड़ है। तनाखा पेड़ की छाल जो है उसको पत्थर में घिस करके गोल आकृति का बनाया जाता है, तो चंदन जैसा पेड़ होता है जिसका नाम है थनाखा। ठीक है, एक ये है आपका। यहाँ पे पानी का त्यौहार मनाया जाता है। बर्मा में नववर्ष अप्रैल के महीने में होता है, और होली जैसे मनाते हैं, जैसे भारत में होली होती है, पानी का त्यौहार ही है होली। रंग गुलाल भी लगा देते हैं हम लोग। थाईलैंड में सोंक्रास मनाया जाता है, वैसे यहाँ पर भी एक दूसरे पे पानी फेंक करके। ठीक है, अब आपको पता ही है कि पानी के साथ पानी फेंकते इसलिए ताकि पाप धुल जाएं, पाप और गंदगी को धो दें। हम भी देखा जाए तो होली ऐसे ही इसीलिए तो मनाते हैं, बुराई पे अच्छाई की जीत का पर्व है, बुराइयां सारी जल जाएं, होली इसीलिए जला देते हैं। उस दिन, जिस दिन होली हमारे यहाँ होती है, उस दिन लोग उबटन लगाते हैं रात में। एक और काम करते हैं, घर में माताएं जो है वो क्या बोलते हैं, राई नून बोलती हैं हमारे यहाँ, राई नून उतारते हैं ताकि सारी बुरी बलाएं जितनी भी हैं, शरीर की जितनी गंदगी हो। और उनको, बहुत सारे लोग तो होली के दिन ही नहीं नहाते हैं, छुट्टी मना लिया, नहाते हैं होली के दिन, शाम को नहाते हैं, वो भी सुबह नहा लेते हैं। ठीक, होली का अलग ही पर्व है। होली तो एक ही जगह अच्छी होती है, मथुरा में। मथुरा की होली खेली है आप लोगों ने? कभी मथुरा जाइएगा। इसके बाद म्यांमार की प्रकृति प्राकृतिक तरीके से देखा, एक तो रत्नों की भूमि कहा जाता है। दुनिया का 95% से अधिक बहुत सारे रूबिक यहाँ पे मणिक पाए जाते हैं आपके। ठीक है, जेड पाए जाते हैं यहाँ पे, कई सारे रत्न पाए जाते हैं, रत्नों की खदानें हैं यहाँ पे। ऊर्जा संसाधन की बात करें तो यहाँ पे अपतटीय ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस बहुत सारे हैं, और यहाँ पे प्राकृतिक गैस को जो है ये गैस पाइपलाइन के थ्रू थाईलैंड को, चाइना को निर्यात भी करते हैं। सेना की कमाई केवल गैस से ही होती है, नेचुरल गैस यहाँ बहुत पाई जाती है। सागौन के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। ठीक है, एशिया का चावल का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे चावल की खेती बहुत होती है।
2021 के बाद से जब से सैन्य तख्ता पलट हुआ है, सारे देशों ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं यहाँ पे। कोई विदेशी कंपनियां नहीं जाती यहाँ पे, कोई विदेशी कंपनियां है भी नहीं, कोई विदेशी, बैंकिंग सिस्टम खत्म है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बर्मी क्या चलता है आपका, तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये सारी कंडीशन यहाँ पे टोटल हैं आपकी। ठीक है, अब थोड़ा सा बस एक बार स्टेट देख लेते हैं, बस फिर इसके बाद कंप्लीट करते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सा स्टेट है, राज्य कौन कौन से हैं। एक बार इसके राज्यों को देख लेते हैं, सबके बारे में दो दो बातें भी समझ लेंगे। देखो 7 राज्य हैं और 7 क्षेत्र हैं, अलग ही स्थिति है, थोड़ा सा सब कुछ अलग है तो अलग ही रखेंगे। राज्यों में राज्य का नाम, मतलब राज्य कहाँ है, राज्य का नाम जो है, जो गैर बामर जनजातियां हैं उनके नाम पे हैं टोटल, सीमा पहाड़ी इलाके जो हैं, क्षेत्र में बामर रहते हैं। 7 राज्य और 7 क्षेत्र हैं यहाँ पर। मैदानी क्षेत्र में बीच ये बामर रीजन है आपका पूरा, जहां बामर लोग रहते हैं। बामर क्या है, कम्युनिटी का नाम है। ठीक है, बामर क्या है, एक कम्युनिटी का नाम है। बामर और नॉन बामर की कहानी है यहाँ पे। बामर अल्पसंख्यक जनजातियां हैं, उनके नाम पे रखे गए हैं, ज्यादातर पहाड़ी इलाकों पर स्थित है। और क्षेत्र आपके बहुसंख्यक बामर हैं, क्षेत्रों में बहुसंख्यक बामर है। तो एक बार पहले राज्य देख लेते हैं। देखिए राज्यों में एक तो रखाइन है आपका, रखाइन प्रांत, इसके बारे में मैंने क्या बताया आप लोगों को, कुछ तो बताया था। म्यांमार के पश्चिमी तट पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, संवेदनशील है, रणनीतिक क्षेत्र है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला यहीं पर अवस्थित है आपकी। ठीक है, अराकान से ये अलग होता है मुख्य क्षेत्र से आपका। बांग्लादेश की सीमा भी इससे लगी हुई है, ये बांग्लादेश की बॉर्डर है, ये लगी हुई है रखाइन प्रांत से। बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं रखाइन में। रोहिंग्या मुसलमान संकट यहीं से निकल के आया, रोहिंग्या मुस्लिम यहीं के हैं रखाइन प्रांत से। कोई दिक्कत, रोहिंग्या का मुद्दा तो क्लियर हो गया होगा आज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सितवे बंदरगाह है, ये याद रखना, बीच बीच में यही चर्चा में आएगा जब कभी भारत के संदर्भ में आएगा। भारत ने इसको डेवलप किया है यहाँ पे सितवे को। ठीक है, और भारत के कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये। भारत यहाँ से प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार जो हैं, ठीक है, तो उन सब से इसको जोड़ रहा है पूरे क्षेत्र को। इसके बाद अगला आ जाइए, शान में आ जाइए। रखाइन हो गया, शान आ जाइए, बड़ा प्रांत है यहाँ का। क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से म्यांमार का सबसे बड़ा राज्य यही है। देश के पूर्वी हिस्से में जुड़ा हुआ है, चाइना से बॉर्डर लगती है, लाओस से बॉर्डर लगती है, थाईलैंड से बॉर्डर लगती है। ठीक है, शान का पठार, शान का प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ पे एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसका नाम है इनले झील। यहाँ पे एक इनले झील है जहां मछुआरे पैरों से नाव चलाते हैं। पानी पर तैरते हुए गांव है यहाँ पे, फ्लोटिंग विलेज बहुत सारे हैं। फ्लोटिंग किस पे, इनले लेक पे। बाकी आप सभी जानते हैं गोल्डन ट्रायंगल यही क्षेत्र से कंट्रोल होता है, यही शान रीजन है। तस्करी जितना भी हो सकता है, गोल्डन ट्रायंगल, अफीम की खेती होती है यहाँ पे। ठीक है, सिंथेटिक ड्रग्स बहुत सारे बनते हैं, मेथाम्फेटामाइन, बहुत सारे उत्पादन, वैश्विक गढ़ है पूरा का पूरा ये शान प्लेट्यू। यहाँ से जितना पैसा उगाई होती है सब लगा ये विद्रोही संगठनों के पास जाता है। ठीक है, ऊपर आ जाइए, कचिन आ जाइए। कचिन प्रांत चाइना से लगा हुआ है ये। म्यांमार का उत्तरी प्रांत है, बर्फ के ढके हुए पहाड़ हैं, जंगलों से घिरा हुआ है। चाइना तिब्बत का तिब्बत प्रांत और यूनान प्रांत इनसे जुड़ा हुआ है आपका। छोटी सी बॉर्डर अरुणाचल से भी लगती है इसकी, यह अरुणाचल से भी जुड़ा हुआ है कचिन। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे ऊंची चोटी हाका काबोराजी यहीं पर अवस्थित है, कचिन में ही हाका काबोराजी यहीं पर अवस्थित है। म्यांमार की जीवन रेखा मानने वाली इरावदी नदी का उद्गम इसी राज्य में होता है। 2 नदियों के संगम से होता है, एक है माईखा और एक है मालीखा। माईखा और मालीखा 2 नदियां मिलती हैं यहाँ पर, इरावदी और इरावदी बन जाती हैं। ठीक है, इरावदी का संगम यहीं पर है, इरावदी का उद्गम भी तिब्बत से ही निकलती है। इरावदी की ये दोनों ब्रांचेस
माई खा और माली खा। ठीक है, इकोनॉमिक महत्व भी है इसका। दुनिया में उच्च गुणवत्ता वाले हरा रत्न यहाँ पाया जाता है, जेड जिसे बोलते हैं। आप देखते हैं जो गह वो आते हैं ना आभूषण, उनमें हरे रंग के जो पत्थर लगे होते हैं, तो जेड का खनन होता है यहाँ पे। अरबों डॉलर के जेड जो है चीन को पहुँचते हैं, निर्यात किए जाते हैं, स्मगलिंग भी होती है बड़े स्तर पे। यहाँ पे कचिन जनजाति के लोग रहते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं कचिन वाले। फिर चीन में आ जाते हैं, यहाँ पे है चिनलैंड, चीन क्षेत्र भारत से लगा हुआ है। भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है इसका। म्यांमार के उत्तर पश्चिम में पहाड़ी और दुर्गम राज्य है चिनलैंड। यही भारत का 29वां राज्य वाला मुद्दा चल रहा था। भारत के एक मंत्री गए थे यहाँ पे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, यहाँ के भी एक लीडर्स ने स्टेटमेंट दिया था, उससे बात उठी थी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मिजोरम और मणिपुर से बॉर्डर लगती है। यहाँ पे चिन जनजाति के नस्ली और सांस्कृतिक रूप के लोग रहते हैं, मिजो और कुकी लोग रहते हैं। मिजो, कुकी, चिन ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 2021 के तख्ता पलट के बाद म्यांमार सेना के अत्याचारों से तंग आकर के चिन राज्य के हजारों नागरिक भारत आ चुके हैं, मिजोरम में शरणार्थी बन चुके हैं। चिन नेशनल फ्रंट नाम का एक विद्रोही संगठन यहाँ पे सक्रिय है, चिनलैंड। चिनलैंड के नाम से अलग प्रांत बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है आपका मोंग प्रांत। हाँ, मोंग राज्य जो है दक्षिण में छोटा सा क्षेत्र है, तटीय राज्य है मोंग राज्य। ये वाला क्षेत्र आपका यहां पे ये देख रहे हैं ना, मोंग राज्य, ये वाला क्षेत्र मोन राज्य। मोन के बारे में लिखिए, ये दक्षिण पूर्व में स्थित है आपका, तटीय राज्य है। अंडमान सागर, यहाँ पे मर्तबान की खाड़ी है, उसी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पे देखिए एक खाड़ी है, इसको बोलते हैं मर्तबान की खाड़ी, मर्तबान की खाड़ी। अंडमान सागर है ये, अंडमान सी है हमारा, ठीक है, मर्तबान की खाड़ी। एक कोको द्वीप भी है, कोको द्वीप भी म्यांमार के पास ही है आपका, ठीक है, अभी बात करेंगे उसके लेकर के। तो ये ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व रहा है। यहाँ पे मोन समुदाय के लोग रहते हैं, प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हुए हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। रबर की खेती करते हैं, रबर प्लांटेशन से जुड़े हुए हैं। उष्णकटिबंधीय फसल जैसे डुरियन, आम के उत्पादन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पे एक मुडोन शहर है, यहाँ पे बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है आपकी। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा जो है मुडोन शहर में ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक राज्य आपका यहाँ पर है, ये है काइन राज्य है। हाँ, अगला है आपका काइन राज्य, ये है आपका काइन राज्य। कितने हो गए टोटल? छठवां है ये, छठवां है, कैसे गिनिए बताइए। सितवे, रखाइन के अंदर ही है, पोर्ट है, सितवे पोर्ट है आपका, ये सितवे पोर्ट है। आप लोगों को भूख ज्यादा देर लगी है क्या? काम नहीं कर रहा दिमाग? बस और दो तीन चीजें और जान लो बस, बड़ी। तो काइन राज्य जो है आपका, इसका दक्षिण पूर्वी हिस्से में थाईलैंड की सीमा के साथ लगा हुआ है। यहाँ चूना पत्थर बहुत पाया जाता है, लाइम स्टोन केव पाई जाती हैं, चूना पत्थर की गुफाएं, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा पर्यटन केंद्र है, इसकी राजधानी है हपाआन। ये एक टूरिज्म प्लेस के तौर पे है काइन प्रांत के। यहाँ पे कारेन जनजाति रहती है, काइन प्रांत पे कारेन जनजाति रहती है। लंबे समय से ये स्वायत्तता की मांग कर रही है, म्यांमार सरकार के साथ लड़ रही है। इन्होंने एक कारेन नेशनल यूनियन बना रखा है, दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले विद्रोही आंदोलनों में से एक है आपका, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी को पता है थाईलैंड लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी ये विद्रोही संगठन आना जाना, ये मतलब काफ़ी लंबे समय से विद्रोह चल रहा है यहाँ पे, ठीक है।
फिर इसके बाद एक और ऊपर राज्य है, ये है कयाह राज्य। कयाह राज्य, कायाह राज्य, 7वां राज्य ये है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है, सान और कारिन के बीच में है, सान और काइन के बीच में है आपका ये। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे एक जनजाति है पडाउंग जनजाति। यहाँ की जो महिलाएं हैं, इस जनजाति की महिलाएं अपने गले को लंबा दिखाने के लिए, सुराही जैसा दिखाने के लिए गले में एक भारी छल्ला पहनती हैं, ताकि गर्दन जो है, पीतल का छल्ला पहनती हैं गले में, भारी छल्ला, ब्रास रिंग पहनती हैं। ठीक है, यहाँ की महिलाओं को जिराफ वुमेन कहा जाता है, लंबी गर्दन वाली महिलाएं हैं। ठीक है, छोटा है ये क्षेत्र। जल विद्युत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, लापीता जल विद्युत संयंत्र म्यांमार की बिजली आपूर्ति करने वाला मुख्य संयंत्र यहीं पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 7 राज्य हो गए। अब क्षेत्र आपको बता दे रहा हूँ, यंगून क्षेत्र म्यांमार का सबसे बड़ा आर्थिक व्यापारिक केंद्र है, पूर्व राजधानी है। ठीक है, एक का तो नाम आप बहुत सुनते होंगे, मंडाले का। ये है मंडाले, मंडाले जेल, मंडाले मंडाले मंडाले। म्यांमार का सांस्कृतिक दिल कहा जाता है इसको। प्राचीन शाही राजधानियां, प्रसिद्ध मंडाले पैलेस, ये सब कुछ यहाँ पे अवस्थित है। यहीं पर मंडाले, यंगून के ऊपर है बागो क्षेत्र, चावल उत्पादन का केंद्र है आपका, चावल उत्पादन का। ये सब क्षेत्र हैं, क्षेत्र अलग है, राज्य अलग है। बागो, बागो। फिर है संगाइन क्षेत्र, संगाइन क्षेत्र उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, नागालैंड और मणिपुर से इसकी सीमा लगती है। गृहयुद्ध और सैन्य जुंटा के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का गढ़ बना हुआ है आपका। फिर यहाँ पे एक देखिए, एक क्षेत्र ये है आपका, इसका नाम है मैगवे क्षेत्र। मैगवे क्षेत्र, मैगवे क्षेत्र में तेल के कुएं बहुत सारे हैं, ऑयल पाया जाता है यहाँ पे, पेट्रोलियम, मैगवे क्षेत्र में, मैगवे क्षेत्र में। इसके बाद ये वाला क्षेत्र नीचे एक और है आपका, इस क्षेत्र का नाम है तनिन थारी क्षेत्र। म्यांमार का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, मलय प्रायद्वीप के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे खूबसूरत द्वीप हैं आपके, मोतियों और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है आपका। मुंगई द्वीप समूह यहीं पर अवस्थित है। तो यहाँ पे बहुत सारे देखो छोटे छोटे द्वीप हैं, द्वीपों का है तनिन थारी क्षेत्र, तनिन थारी क्षेत्र। और ऊपर एक यहाँ पे ये वाला क्षेत्र देख लीजिए, यंगून के बगल में, इसका नाम है अय्यारवाड़ी क्षेत्र। इरावदी नदी का विशाल डेल्टा यहीं पर अवस्थित है। चावल का कटोरा म्यांमार का कहा जाता है। पूरे देश की खाद्यान्न आपूर्ति यहीं से तय होती है। ठीक है, कोई समस्या? अय्यारवाड़ी, अय्यारवाड़ी क्षेत्र चावल का कटोरा कहते हैं। अय्यारवाड़ी, थनिनवाड़ी, तनिन थारी, तनिन थारी क्षेत्र, मैगवे क्षेत्र, संगाइन क्षेत्र, यांगून क्षेत्र, मंडाले क्षेत्र, बागो क्षेत्र। अब म्यांमार के बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठी कर चुके हैं आप। ठीक है, लगभग लगभग जितने मुद्दे हो सकते हैं। अब देखो, आप एक चीज़ समझो, आपका आईआर भी कंप्लीट हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन का काम भी होता जा रहा है यहाँ से। आपको क्या लगता है भारत म्यांमार संबंध अब आपके लिए कठिन है? म्यांमार के बारे में इतना कुछ जान गए तो ठीक। चलिए, इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे अगले देश के साथ। अगला देश कौन सा चाहते हैं? अभी पड़ोस ही देखेंगे। हाँ, श्रीलंका देख लेंगे, रामायण नगरी। ठीक, चलिए।